कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स के आज का जो विषय है वो है मधुमेह यानी शुगर, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये डायबिटीज है जो आजकल सबसे कॉमन बीमारी के रूप में आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। और ये कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है, मगर लोगों की मेटाबॉलिक जो कमजोरी है, चयापचय क्रिया कमजोर होने की वजह से जो शुगर जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनते हैं वो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाते हैं, जिससे सेल तक ले जाने वाले जो हार्मोन काम करते हैं जिसे हम लोग इंसुलिन बोलते हैं, उन इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग डायबिटीज यानी शुगर या मधुमेह के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो शुगर जो होता है यह हमारे शरीर में कई सारे अलग अलग लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिनके बारे आज में हम समझेंगे। ये शुगर क्यों होता है, उनके कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है, इनके बारे में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो शुगर जो है, आइए इनके बारे में समझते हैं। ये शुगर क्या होता है दोस्तों? ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब होता है चयापचय। चयापचय का मतलब होता है शरीर में जितना भी सेल है उन कोशिकाओं के अंदर, उन सेल के अंदर पोषक तत्वों का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे नए जो केमिकल बनते हैं हमारे शरीर के अच्छे रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोग होता है। और कोशिकाओं में बने हुए जो खराब पदार्थ है उसे ब्लड के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कोशिकाओं में होने वाले जो केमिकल परिवर्तन को ही मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहा जाता है, पोषक तत्वों के ऑक्सीजन की उपस्थिति के दौरान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शुगर जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की एक दीर्घकालीन बीमारी है। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से चलते आई हुए बीमारी है, जिसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ज़्यादातर इसे इंसुलिन की कमी से आया हुआ माना जाता है। हाँ दोस्तों, कई ऐसे डॉक्टर है, कई ऐसे चिकित्सक है जो शुगर को इंसुलिन की कमी के कारण आया हुआ माना जाता है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में जो पैंक्रियास नामक ग्लैंड है जो कई सारे केमिकल बनाते हैं, जिनमें से एक केमिकल होता है, और जो केमिकल होता है वो है इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारे पैंक्रियास के बीटा सेल में बनते हैं। कभी कभी इंसुलिन जो होता है वो बीटा सेल में ठीक से नहीं बन पाता, उनके कई सारे कारण हो सकते हैं। डिजनरेशन हो सकते हैं, एट्रोफी हो सकते हैं, पैंक्रियासिक ट्यूमर होते हैं, उनके बारे में अभी आगे समझेंगे। तो दोस्तों ये जो इंसुलिन होता है एक प्रकार के हार्मोन्स होता है जो संदेश ले जाने वाला केमिकल होते हैं, मैसेज ले जाने वाले केमिकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाला केमिकल होता है। ठीक है, या तो संदेश पहुंचाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला या मैसेज देने वाला केमिकल होता है इंसुलिन, जो पैंक्रियास के बीटा सेल बनते हैं, जिसके काम कुछ नीचे दिए गए हैं। आइए समझते हैं दोस्तों। खाने में जो मीठे पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जैसे शक्कर होता है, गुड़ होता है, गन्ने का जूस होता है, मिठाइयाँ होता है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट का गुण होते हैं जो मीठा लगे। ठीक है, उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट पचकर ब्लड में मिल जाने से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यह तभी होगा जब अगर ब्लड में इंसुलिन की कमी हो, नहीं तो नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ब्लड में शुगर की मात्रा तभी बढ़ता है जब ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाता है। और अगर ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बराबर मात्रा में है तो ये इंसुलिन ब्लड में जो शुगर है उस शुगर को ट्रांसपोर्ट करके शरीर के हर एक सेल तक ले जाता है, ताकि वो जो ग्लूकोज है, वो जो शुगर है, उनको कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा में बदला जा सके, एनर्जी में बदला जा सके। ठीक है, तो एनर्जी में बदलने के लिए ग्लूकोज का होना जरूरी है कोशिकाओं के अंदर, और कोशिकाओं तक ग्लूकोज को पहुंचाने वाला जो हार्मोन काम करता है उस हार्मोन का नाम इंसुलिन होता है। हाँ दोस्तों, तो अगर ब्लड में अगर शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ज्यादा होने का कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर यानी ज्यादा और हाइपो यानी कम, ये आप लोग ध्यान देना। तो अगर ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है तो ये इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाते हैं, जिसे हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, और यदि इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाते हैं ब्लड में तो उस कंडीशन में ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और इन दोनों प्रकार के जो हाइपोग्लाइसीमिया हो चाहे हाइपरग्लाइसीमिया हो,
ये दोनों प्रकार के जो ग्लाइसीमिया हैं उनको हम लोग डायबिटीज़ के नाम से, मधुमेह के नाम से जाना जाता है। एक में ब्लड शुगर की कमी रहते हैं और दूसरे प्रकार में ब्लड शुगर की ज़्यादा मात्रा होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होना या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होना। ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु होता है, ठीक है। और यही सबसे छोटा अणु जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ब्लड से होते हुए शरीर के हर एक कोशिकाओं में जाते हैं इंसुलिन के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद सबसे छोटा अणु के रूप में ब्लड से होते हुए कोशिकाओं तक जाता है। और जब कोशिकाओं में जाता है तो एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है, तब जाकर के आप लोगों को ताकत मिलता है, आपके शरीर के हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी मिलता है, शक्ति मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट के कारण या ग्लूकोज के कारण ही हो पाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शुगर की मात्रा जो होता है हमारे शरीर में कितना होता है, जनरली कितना होता है? खाना खाने के पहले जो शुगर की मात्रा होता है, खाना खाने के पहले जिसे हम लोग फास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्टिंग। अगर खाना खाने के पहले अगर हम लोग ग्लूकोज का चेक कराएं ब्लड में, या शुगर की मात्रा चेक कराते हैं ब्लड में, या ब्लड शुगर चेक कराते हैं खाने के पहले, तो इसे फास्टिंग शुगर कहते हैं। और ये फास्टिंग शुगर हमारे शरीर में आजकल के दौरान में, अभी की स्थिति में लगभग 70 से 110 तक होते हैं। कुछ साल पहले तक ये 80 से 120 तक होता था, और कुछ साल पहले वो 100 से 140 तक होता था। ध्यान देना, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ स्कैम चल रहा है कि क्या चल रहा है, मगर ये वास्तविकता है। आज से 5 साल पहले ये 80 से 120 होता था, और 10 साल पहले 100 से 140 होता था, और आज से 15 साल पहले ये 120 से 160 तक भी होता था, और आज से 120 साल पहले 140 से 180 तक ये फास्टिंग शुगर का एवरेज नॉर्मल वैल्यू होता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना। तो अभी इंसुलिन का खपत ज़्यादा हो, पूरे दुनिया में इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा में बिक्री हो, उस दृष्टिकोण से आजकल वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे मशीन निकाल दिए हैं जिनका रेशो कम कर दिए हैं, जिनके वजह से क्या होता है आजकल ब्लड शुगर क्या होता है बढ़ा हुआ दिखाई देते हैं, और ये एक कमाई का जरिया भी बन चुका है। तो ऐसे कंडीशन से आप लोग बच सकते हैं। तो अगर किसी को भी अगर अपना शुगर चेक कराना है तो इनके साथ साथ आपको HB1AC जरूर चेक कराना, ठीक है। तो HB1AC चेक कराओगे तो HbA1c चेक कराओगे तो इससे क्या होगा, आपके जो ब्लड में जो नॉर्मल जो ब्लड शुगर है उनका वास्तविक रेशो पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो खाना खाने के पहले जिसे हम लोग फास्टिंग शुगर कहते हैं, वो कितना रहता है हमारे शरीर में? वर्तमान में 70 to 100 70 से 110 मिलीग्राम तक होता है। और जबकि खाना खाने के बाद जो शुगर जो होता है वो कितना रहता है? कितना? 110 से 140 के बीच आजकल का एवरेज है, ठीक है। जनरली दोस्तों आप लोग घबराना भी नहीं है। अगर खाना खाने के बाद भी अगर शुगर 180 तक है वो नॉर्मल है, 200 तक भी अगर होता है तो भी ये नॉर्मल है। मगर अभी तो हम लोग वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित, WHO के द्वारा निर्धारित जो रेशो है उसी को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो फास्टिंग में 70 से 110, और खाना खाने के बाद जिसे हम लोग PP बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट प्रेंडियल बोलते हैं, जो लगभग 110 से 140 के बीच होना जरूरी है, तब जाकर के आपका शुगर नॉर्मल है ब्लड में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शुगर जो होते हैं उनके होने का कई सारे कारण हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या क्या कारण है जिनके वजह से ये शुगर होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है शुगर जो होने का, मधुमेह होने का कारण जो होता है, डायबिटीज होने का जो कारण होता है, तो ये कई अलग अलग कारण है दोस्तों। आप लोग यहाँ ध्यान देना कि डायबिटीज को हम लोग डायबिटीज मेलिटस के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। आप लोग ध्यान देना, डायबिटीज एक होता है डायबिटीज मेलिटस और एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना। जहाँ पर डायबिटीज मेलिटस लिखा हुआ है वही आप लोग के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने की मात्रा को इंडिकेट करता है, और जहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस लिखा होगा तो ये जो डायबिटीज इंसिपिडस वो बीमारी है जिसमें व्यक्ति को, रोगी को बहुत ज़्यादा पेशाब होता है वेसोप्रेसिन की कमी के कारण। अगर जिस व्यक्ति में ADH हार्मोन या वेसोप्रेसिन की कमी होता है तो उन लोगों को पेशाब बार बार जाना पड़ता है, और पेशाब बार बार जाने की कंडीशन को पॉलीयूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया,
ठीक है ना, पॉलीयूरिया। तो ज़्यादा पेशाब जाते हैं जो व्यक्ति, उनको पॉलीयूरिया बोलते हैं। और ये पॉलीयूरिया जो होता है वेसोप्रेशन यानी एडीएस हार्मोन की कमी के कारण होता है, और उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इंसिपिडस। जबकि ब्लड में जो शुगर की मात्रा बढ़ते हैं, उस ब्लड में शुगर की मात्रा के बढ़ने की स्थिति को ही डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। और ये आज हम जो विषय देख रहे हैं वो है डायबिटीज मेलिटस यानी मधुमेह यानी शुगर। ठीक है, यानी शर्करा। तो दोस्तों ये जो मधुमेह होने के जो कारण है वो जो होता है पैंक्रियास से इंसुलिन के ठीक से न बनने से या उनकी कमी होने से। हाँ दोस्तों, जो इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियास नामक पैंक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं। और पैंक्रियास के एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ सेल्स होता है, इनमें एक प्रकार के सेल होते हैं बीटा सेल। ठीक है, तो ये जो बीटा सेल जो होते हैं ये पैंक्रियास के जितना भी जो सेल्स होते हैं जिसे एसिनर सेल कहते हैं, उन एसिनर सेल के बीच में छोटे छोटे सेल के रूप में दानेदार कणिकाएं के रूप में एंडोक्राइन ग्लैंड दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बीटा सेल होते हैं। और ये जो बीटा सेल ही इंसुलिन बनाते हैं, और ये इंसुलिन बीटा सेल में बन करके पैंक्रियास के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का द्वीप समूह होते हैं, उन द्वीप समूह में बीटा सेल पाए जाते हैं। और ये बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन बनने के बाद ब्लड में आ जाते हैं। और ब्लड में इंसुलिन जैसे ही आता है तो ब्लड में जो शुगर है, जो ब्लड में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज या शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ट्रांसपोर्ट कर करके हर एक सेल तक पहुंचाते हैं ताकि सेल के अंदर उसे प्रॉपर मात्रा में एनर्जी के रूप में बदल सके। फिर भी अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो उस शुगर को इंसुलिन लीवर के अंदर पहुंचाते हैं। कहाँ पहुंचाते हैं? लीवर के अंदर पहुंचाते हैं, ताकि उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल दे। ठीक है, ग्लाइकोजन का मतलब होता है ग्लूकोज के ज़्यादा मात्रा में सम्मिश्रण करने से एक बड़ा पदार्थ बन जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? एक प्रकार से बहुत सारे ग्लूकोज के मिलने से एक बड़ा तत्व बन जाता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे लीवर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है जब तक शरीर के सेल को जरूरत ना हो तब तक के लिए। ठीक है, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो उस ग्लूकोज को इंसुलिन लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में बदलने के लिए भेज दिया जाता है, ताकि वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाए। और जितना सेल को जरूरत है, शरीर के सेल को जितना जरूरत है, उतना ग्लूकोज इंसुलिन के द्वारा ही ऊर्जा बनाने के लिए भेजा जाता है। तो अब ये इंसुलिन अगर पैंक्रियास की बीटा सेल में नहीं बनेगा या ठीक से नहीं बनेगा या कमी हो जाएगा, तब जाकर के ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों पैंक्रियास की बीटा सेल में डिजनरेशन या एट्रोफी होने से। अब दोस्तों ये डिजनरेशन और एट्रोफी क्या होता है? दोस्तों हर एक सेल को जीने के लिए मुख्य 3 चीज़ें चाहिए। क्या? 3 चीज़ें याद रखना। मुख्य 3 चीज़ें क्या क्या चाहिए? मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले हवा चाहिए, ऑक्सीजन। तो मैं जो ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ये सभी ऑक्सीजन शरीर के हर एक सेल को मिलना जरूरी है, तब जाकर के हर एक सेल में मेटाबॉलिक क्रिया होगा, हर एक सेल में श्वसन क्रिया होगा। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी सभी पदार्थ को विलायक घोलने मिलाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड के माध्यम से हर एक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम पानी के द्वारा होता है। तो ये पानी मुझे जरूरी है, क्योंकि शरीर के जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, एक पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, चाहे एंजाइम बनाना हो, चाहे हार्मोन बनाना हो, चाहे लार बनाना हो, चाहे आंसू बनाना हो, चाहे ब्लड बनाना हो, इन सभी चीज़ों के लिए पानी जरूरी है। ठीक है, दूसरा चीज़ हो गया। और तीसरा चीज़ क्या चाहिए? भोजन। ठीक है, भोजन। अब भोजन में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं? भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं या भोजन में जो अवयव होता है या भोजन में जो तत्व होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है। ठीक है, ये सभी पोषक तत्व जो होता है ये हर एक शरीर को चाहिए, हमको भी चाहिए, और हमारे शरीर के हर एक सेल को जीने के लिए चाहिए, शरीर के टूट फूट को मरम्मत करने के लिए चाहिए, शरीर के हर एक सेल को वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए ये पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अगर पैंक्रियास को अगर ठीक मात्रा में, और ये जितना भी पदार्थ है ना, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे पानी हो, चाहे पोषक तत्व हो, ये तीनों चीज ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से, रक्त के माध्यम से सर्कुलेट होते हुए शरीर के हर एक कोशिकाओं में पहुंचते हैं।
तब जाकर के कोशिकाओं को ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व मिलेगा, ब्लड के माध्यम से पानी मिलेगा, तब जाकर के सेल जो होता है ना, शरीर के हर एक सेल जो होता है ना अपना प्रॉपर काम करेगा। और जब प्रॉपर काम करेगा तो उनका हर एक सेल प्रॉपर मात्रा में केमिकल बनाएगा, और जब प्रॉपर मात्रा में केमिकल बनाएगा तो हमारे शरीर का हर एक जैविक क्रिया संतुलित रहेंगे, अच्छे काम करेंगे, बीमारी नहीं आएंगे। ठीक है। अगर पेंक्रियाज को अगर ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन की कमी के कारण पेंक्रियाज में पोषक तत्व की कमी हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएंगे और पानी की कमी हो जाएंगे। जब पोषक तत्व, ऑक्सीजन और पानी की कमी पेंक्रियाज के जो भी सेल है उनमें कमी हो जाएंगे तो पेंक्रियाज के सेल में इन तीनों चीज की कमी की वजह से एक प्रकार से श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, झुर्रिया पड़ जाते हैं, डिजनरेशन हो जाता है, जो वृद्धि होना चाहिए वो वृद्धि न होकर के टूट फूट हो जाते हैं। इसी क्रिया को ही डिजनरेशन, टूट फूट होने की क्रिया को डिजनरेशन बोलते हैं। और किसी भी सेल का सिकुड़ करके छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, जिसे हम लोग एट्रोफी बोलते हैं। और ये एट्रोफी जो होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है, डिजनरेशन पोषक तत्व की कमी के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हर एक सेल को जीने के लिए हवा, पानी और खाना चाहिए, जो ब्लड के माध्यम से हर एक सेल को मिलेगा, तब जाकर के हर एक सेल अपना प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो पेंक्रियाज की बीटा सेल हो चाहे पेंक्रियाज की कोई भी सेल हो, उनको अगर ठीक मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन, पोषक तत्व और पानी की कमी पेंक्रियाज के हर सेल को होने से, डिजनरेशन और एट्रोफी होने से वो जो सेल को जितना मात्रा में केमिकल बनाना चाहिए, हार्मोन बनाना चाहिए, एंजाइम बनाना चाहिए, वो ठीक से नहीं बनाएगा। और पेंक्रियाज के अगर कोई भी केमिकल ठीक से नहीं बनेगा तो उससे रिलेटेड जो जो काम है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएंगे, शरीर में बीमारियां आएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पेंक्रियाज के बीटा सेल में इंसुलिन बनता है और इस बीटा सेल को ठीक से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो बीटा सेल ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से इंसुलिन नहीं बनाएगा और ठीक से इंसुलिन नहीं बनेगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनके अलावा दोस्तों अगर पेंक्रियाज में कोई ट्यूमर हो या कोई फाइब्रोसिस हो या कैंसर हो जाता है तो भी पेंक्रियाज के बीटा सेल या पेंक्रियाज के सेल ठीक से काम नहीं करेगा, और ठीक से काम नहीं करेगा पेंक्रियाज का सेल तो इंसुलिन भी ठीक नहीं बनेगा, और जब इंसुलिन ठीक से नहीं बनेगा तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन ब्लड के शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, ब्लड से उठा करके सेल में पहुंचाने का काम करते हैं, ब्लड से उठा करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम करवाते हैं अगर ज्यादा मात्रा में है तो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो ये इंसुलिन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स होता है और ये केवल कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये प्रोटीन का भी ट्रांसपोर्ट करता है, फैट्स के भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन के मुख्य 3 काम, पहला कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करना, कितने 60% कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट करता है, 25% प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है और 10% फैट्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये आप लोग ध्यान देना। और ट्रांसपोर्ट करके शरीर के हर एक कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है, और जिन जिन कोशिकाओं को जो जो पोषक तत्वों की जरूरत है वो इंसुलिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए पोषक तत्व कोशिकाओं को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। अगर पेंक्रियाज में कोई ट्यूमर हो, फाइब्रोसिस हो या कैंसर हो तो पेंक्रियाज का सेल काम नहीं करेगा, और पेंक्रियाज का सेल काम नहीं करेगा तो इंसुलिन ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों ग्लूकागोन हार्मोन अगर ज्यादा बनता है, अब ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या है दोस्तों, ये ग्लूकागोन हार्मोन जो है ना ये भी हमारे पेंक्रियाज में बनता है, इंसुलिन भी पेंक्रियाज में बनता है और ग्लूकागोन भी पेंक्रियाज में बनता है। अब ग्लूकागोन जो होता है ना वो हमारे यही एंडोक्राइन जो फंक्शन है ना, पेंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन के 2 फंक्शन होता है, एक एक्सोक्राइन फंक्शन और दूसरा एंडोक्राइन फंक्शन। अब एक्सोक्राइन जो फंक्शन है इनके अंतर्गत एंजाइम और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जबकि एंडोक्राइन फंक्शन के अंतर्गत हार्मोन बनता है। अब ये जो हार्मोन है ना इनको बनाने के लिए पेंक्रियाज में 3 प्रकार के सेल होता है, जिसे हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंतर्गत 3 प्रकार के सेल होता है, जिनमें पहला अल्फा सेल होता है। हाँ, और यही अल्फा सेल ही ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, अल्फा सेल। और दूसरा बीटा सेल होता है, बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है, जैसे जिसके बारे में अभी हम लोग जान रहे थे। और तीसरा होता है डेल्टा सेल, डेल्टा सेल। ठीक है, और ये जो डेल्टा सेल जो होता है ना वो सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन बनाता है पेंक्रियाज में।
और तीनों हार्मोन्स अपने अपने सेल में बनने के बाद ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड के माध्यम से जिनको जो जो काम करना है वो काम अपना करते रहते हैं ब्लड में, चाहे मैसेंजर का काम करे, चाहे स्टिमुलेशन का काम करे, चाहे इनहिबिटर के काम करे, जो भी काम है वो अपना करते रहते हैं ब्लड में आकर के। ठीक है, जिस प्रकार आप लोगों का अलग अलग काम है, एक ही घर में अगर अलग अलग मेंबर है तो सब जरूरी नहीं कि सब एक जैसा ही काम करे, सबका अलग अलग काम होता है, नाम भी अलग अलग होता है, काम भी अलग अलग होता है। उसी प्रकार हमारे पैंक्रियाज के सेल में जो अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल है उनमें बनने वाला हार्मोन भी अलग अलग होता है और तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्लूकागोन हार्मोन है ना वो पैंक्रियाज के अल्फा सेल में बनता है और पैंक्रियाज के अल्फा सेल में बनने के बाद वो ब्लड में आते हैं और ब्लड में आने के बाद अगर ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा कम है, याद रखना, अगर ब्लड में शुगर की मात्रा कम है तब ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है ना, ये ग्लूकागोन हार्मोन जो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के रूप में जो ग्लूकोज स्टोर है ना, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है तो यही ग्लूकोज फिर से ब्लड में बढ़ जाता है जिससे शुगर बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप क्या समझे, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों अपोजिट काम करता है। क्या करता है? अपोजिट काम। इंसुलिन, ब्लड में शुगर ज़्यादा है तो उस ब्लड के शुगर को कम करने का काम इंसुलिन का होता है, जबकि अगर इंसुलिन में शुगर कम है अगर ब्लड में शुगर कम है तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन जिम्मेदार है। तो ध्यान रखना, तो इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर की मात्रा कम करना और ग्लूकागोन का काम है ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाना। ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ाने का काम ग्लूकागोन का और ब्लड में शुगर की मात्रा कम करने का काम इंसुलिन का। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करते हैं। तो ये आप ध्यान देना, ये भी पैंक्रियाज के अल्फा सेल में बनता है। अगर ग्लूकागोन ज़्यादा काम करेगा तो ये ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज में बदलेगा और जितना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा उतना ही ब्लड शुगर बढ़ेगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्लूकागोन हार्मोन के ज़्यादा काम करने से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ेगा तो शुगर यानी डायबिटीज बढ़ेगा। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों अगर सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर की कमी हो, दोस्तों हमारे जितना भी सेल है ना उनको मालूम है कि उनको काम करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए उनमें एक खास रिसेप्टर होता है, प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं। जितना भी हार्मोन एंजाइम सब प्रोटीन का ही बना हुआ है ना। हाँ, तो हर एक सेल्स में एक प्रकार के रिसेप्टर होता है। जैसे आपके घर में कोई डाकिया आता है, पोस्टमैन आते हैं, तो चिट्ठी को रिसीव करने के लिए आप बाहर निकलते हो ना और चिट्ठी को आप पोस्टमैन से रिसीव कर लेते हो। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो हार्मोन्स होता है ना, चाहे इंसुलिन हो तो ये इंसुलिन भी एक पोस्टमैन के जैसा ही काम करता है जो ब्लड से शुगर को उठा करके शरीर के जितना भी सेल है वहाँ तक पहुँचाता है और पहुँचाने के बाद सेल के द्वार में खड़े रहते हैं और वहाँ पर जो सेल्स में जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर इंसुलिन के द्वारा लाया गया जो शुगर है, ग्लूकोज है, उनको रिसीव कर लेता है। तब जा करके ये जो शुगर है, ग्लूकोज है, वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर जाने के बाद जो इंसुलिन जो होता है वो सेल के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज है वो एनर्जी में बदल जाता है और इंसुलिन फिर से ब्लड में घूमते घूमते दूसरे जगह शुगर को ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर की कमी होगा, इंसुलिन के द्वारा ले जाया गया अगर ग्लूकोज को रिसीव करने के लिए अगर रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा ही रहेगा। और ये इंसुलिन रिसेप्टर कब काम करेगा दोस्तों, उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। दोस्तों अगर आपने बढ़िया खाना खाए हो, 52 भोग खाओ चाहे 56 भोग खाओ, जैसे भी खाना खाओ आपका पेट भरा हुआ है, बढ़िया एकदम डकार आ रहे, आपका पेट भरा हुआ है। ठीक है, और जब आपका पेट भरा हुआ है, खाना अच्छे ठूस कर खाया हुआ हो और खाना खाने के बाद आपको सिर पर सुस्तीपन लग रहा है, सोने की इच्छा हो रहा है, अगर कोई आपके सामने और कुछ अच्छे व्यंजन ला करके दे, अच्छे डिश ला करके दे, अच्छे खाना ला करके दे, अच्छे प्रकार खाने की चीज़ें ला करके दे, तो आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और आपका कोई ज़्यादा काम है ही नहीं कि वो खाना जल्दी पच जाए या आपको भूख लगे, ऐसा भी कोई काम नहीं है।
अगर आपने अच्छे से खाना खाया और खाना खाने के बाद बढ़िया काम आपने काम कर लिया, 2 घंटा 3 घंटा लगातार काम कर रहे, पसीना निकल रहा है, तो आपके शरीर में जो एनर्जी की ज़रूरत है वो एनर्जी ज़्यादा बनेगा। ग्लूकोज की मात्रा जितना भी है वो सब एनर्जी में बदलता जाएगा और एनर्जी आपके शरीर को ताकत देगा। यही होगा ना। हाँ, तो आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो, खाना अच्छे खाए हो, तो आपके शरीर में कोई तो ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से आपके शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़े। जब ऊर्जा की ज़रूरत हो, जब आप काम करोगे तो आपके शरीर को काम करने के लिए ताकत मिलेगा। अब जब आप काम ही नहीं करोगे तो ताकत की ज़रूरत है ही नहीं, तो आपके सेल के अंदर जो एनर्जी बना हुआ है ना वो सरप्लस है, वो स्टोर है। और स्टोर कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये स्टोर हुआ जो एनर्जी है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होता है वैसे वैसे वो रिलीज होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, गतिशील ऊर्जा में प्रदान करता है। तो ये जो ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर को हमारे काम करने के आधार पर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमने अच्छे से खाना खाए हैं तो हमारे सेल को जितना मात्रा में ज़रूरत है एनर्जी बनाने के लिए उतना शुगर ले लिया है, अब उनको ज़रूरत नहीं है, तो ये जो शुगर है ब्लड में बढ़ा हुआ दिखाई देगा, या तो ये शुगर है, उस शुगर के इंसुलिन, ये जो शुगर को इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करा देगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके शरीर को एनर्जी चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, पसीना गलाना पड़ेगा, शरीर को थकाना पड़ेगा। जब आपका शरीर थकेगा तो आप कुछ खा सकते हो। अगर आपका शरीर थका ही नहीं है तो आप थोड़ा सा भी खा करके आपका पेट भर जाएगा। उसी प्रकार हमारे शरीर का जो सेल है उनको जब शुगर की जरूरत होगा एनर्जी बनाने के लिए तभी वो लेगा, अन्यथा वो सरप्लस लेगा नहीं। ठीक है, सरप्लस वो नहीं लेगा। जितना शुगर है जरूरत है उतना ही सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उनको ऊर्जा में बनाने का काम करेगा। इसलिए सेल का रिसेप्टर काम करेगा और वो रिसेप्टर उसी तत्व को रिसीव करेगा जितना सेल के अंदर प्रोडक्ट की जरूरत है, चाहे कार्बोहाइड्रेट की जरूरत हो, चाहे प्रोटीन की जरूरत हो, चाहे फैट्स की जरूरत हो। ठीक है, हर एक चीज़ों की जरूरत कोशिकाओं को होते हैं, मगर कब? जब उनको जरूरत होता है तब। बिना व्यर्थ के वो कोई भी चीज़ रिसीव नहीं करता। हम तो बिना जरूरत के अपने पास कोई भी चीज़ को रख लेते हैं। ये स्वार्थ की ज़िंदगी है, ये लालच भरी ज़िंदगी है। अब मुझे मालूम है मेरे घर में कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं जमा कर करके रख रहा हूँ, जमा कर करके। हमारे शरीर का सेल जमा करके नहीं रखता, वो काम करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ आप हमारे शरीर से सीखिए कि हमारे शरीर को जितना चीज़ है वो ब्लड से रिसीव कर लेता है और बना हुआ जो अच्छा चीज़ है वो शरीर को वापस कर देता है काम कराने के लिए, और जो खराब पदार्थ है उनको भी बाहर निकलवा देता है उत्सर्जी अंगों के माध्यम से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो कोशिकाओं में जो रिसेप्टर होता है ना, हर एक कोशिकाओं में रिसेप्टर होता है, रिसीव करने वाला एक फैक्टर होता है, वो ब्लड से उसी चीज़ को रिसीव करेगा जो कोशिकाओं को ज़रूरत है। ठीक है, अगर सेल का रिसेप्टर अगर सेल नहीं थकेगा तो सेल के अंदर जो एनर्जी है वो जस के तस पड़ा रहेगा, उनका कोई उपयोग ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सेल का रिसेप्टर लेजी हो जाता है, कम काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना, अगर आपको शुगर है तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा डेली काम करिए, 10 बार सीढ़ी उतरिए चढ़िए ताकि पसीना निकले, कम से कम 20 बार 25 बार 50 बार डिप्स मारिए, या यहाँ से वहाँ तक कम से कम 10 मीटर दूरी बना करके आप उनको 10 बार दौड़िए। ठीक है, या पत्थर तोड़िए, घर में काम करिए, हैंडपम्प निकालिए, पानी कुएं से पानी निकालिए, ये सब काम करिए ताकि आपके शरीर का एक्टिविटी बना रहे, पसीना निकलेगा तो हर एक सेल का रिसेप्टर एक्टिव होगा, और जब रिसेप्टर एक्टिव होगा तो ब्लड में जो शुगर है उनको रिसीव करके उनको एनर्जी में बदलने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो शरीर को जितना ज़्यादा थकाएंगे उतना ही आपका ब्लड में शुगर की मात्रा कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा मधुमेह होने का जो कारण है, इनमें एक कारण है खाने में मीठा पदार्थ और फैट्स की मात्रा अधिक होने से। दोस्तों, आप इतने अच्छे अच्छे खाने खा रहे हो और ये आप भूल जाते हो कि आपको जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना, आपको जीने के लिए खाना है। क्या? जीने के लिए। किसको जीने के लिए? आप अपने आप को जीने के लिए? बिल्कुल नहीं, आप तो मरे हुए हो। आपको तो चला रहा है आपके शरीर का हर एक सेल। अगर हार्ट बोल देगा ना आज मैं आराम करूंगा, तो आप भी जिंदगी भर के लिए आराम हो जाओगे।
ठीक है ना। हाँ, तो किनको काम करने के लिए ये सब मटेरियल चाहिए? हमारे शरीर के हर एक सेल को, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, गॉल ब्लैडर को, लीवर को, इंटेस्टाइन को, जितना भी मसल्स है, ऑटोनॉमिक मसल्स है, ये सब मसल को काम करने के, सब सेल को काम करने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत होता है, जिसके वजह से हम अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी खाने हैं उन खाने को आप कंट्रोल करिए और उतना ही खाइए जितना आपको जीने के लिए ज़रूरत है। आपको कितना किलो कैलोरी की एनर्जी की ज़रूरत है? ज़्यादा से ज़्यादा 2400 किलो कैलोरी, ज़्यादा से ज़्यादा 3500 किलो कैलोरी एक दिन में। अब इतना ही कैलोरी की ज़रूरत है, फिर भी आप हद से ज़्यादा खा रहे हो, हद से ज़्यादा खा रहे हो। जब मिला वो खा लिए, वहाँ गए वहाँ खा लिए, वहाँ गए वहाँ खा लिए, खाते रह गए और खाते खाते आपके शरीर में एक प्रकार से कचरे का फैक्ट्री बन गया। और कचरे का फैक्ट्री में कचरा जब जमा होगा तो सड़ेगा, और कचरा जब सड़ेगा तो फिर क्या होगा? गैस, एसिडिटी, बड़ा बड़ा बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी बीमारी, हार्ट की तकलीफ, ठीक है, सभी अंगों की तकलीफ, ब्रेन का तकलीफ, भूलने की बीमारी, ट्यूमर, न जाने कितने बीमारी आएंगे आपके ठूस ठूस टिकाने की वजह से। तो दोस्तों आप उतना खाइए जितना आपको जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो और खाने में क्या खाना? अगर आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला कोई भी चीज़ मत खाइए। अगर आपको शुगर है तो शुगर वाले मरीज को किसी भी प्रकार के मीठा चीज़ नहीं खाना। मीठा अगर खाना है तो जिस चीज़ से फ्रक्टोज ज़्यादा बनता है वो फ्रक्टोज बनाने वाला चीज़ें खाना, जैसे पपीता। पपीता के डाइजेशन होने से, पपीता में जो कार्बोहाइड्रेट है उनके डाइजेशन होने से वो फ्रक्टोज में बदलता है, जिनके वजह से पपीता खाने से शुगर नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। तो कुछ ऐसे मीठा फल जो है जो डायरेक्ट डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज में ही नहीं बदलते, जबकि कुछ मात्रा में वो फ्रक्टोज भी बनाता है। और ये जब फ्रक्टोज होता है ना, वो सेल्स में रिसेप्टर का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? सेल्स में रिसेप्टर का काम करता है। वो अच्छा चीज़ है तो आप पपीता खाओ, मना नहीं है। जामुन खा लो, उनमें भी फ्रक्टोज बनाने की कैपेसिटी है। ठीक है, जितना भी कसैला पदार्थ, जितना भी कसैला फल सब्जियां हैं वो शुगर को कम करने के लिए ज़रूरत होता है। कसैला, कस्सा, जामुन कस्सा होता है, मेथी कसैला होता है ना, और अनार कसैला होता है। अनार पका पकाया मत खाइए, आप उनका पत्ती को खा लो, छिलका को खा लो, चलेगा। ठीक है, तो जो भी कसैला पदार्थ है दुनिया में, वो कसैला पदार्थ क्या करेगा? शुगर को खत्म करने का काम करता है, वायु दोष को खत्म करने का काम करता है, पित्त को खत्म करने का काम करता है। तो आप लोग ध्यान देना, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर शुगर है, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, तो उन लोगों को खाने में मीठा पदार्थ और फैट्स की मात्रा कम करना या बिल्कुल भी नहीं खाना, ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा जो व्यक्ति को शुगर है, जिन रोगियों को शुगर है, उन रोगियों को हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा कराना चाहिए, स्टीम बाथ करना चाहिए, शारीरिक एक्सरसाइज करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, चलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, ताकि शरीर का एक्टिविटी बना रहे, शरीर का सक्रियता बना रहे, शरीर में स्फूर्ति बना रहे। जितना ज़्यादा स्फूर्ति है वो आपके शरीर में सरप्लस जो ऊर्जा है उनके वजह से है, मगर शरीर को जितना थकाएंगे उतना ही ब्लड में जो शुगर है वो एनर्जी में बदलता जाएगा, जिसके वजह से आपका शरीर एक्टिव रहेगा, स्फूर्ति रहेगा। तो आप लोगों को जैसा भी हो, योगा, ध्यान, मेडिटेशन, धारणा सब करना अच्छा है, ताकि आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण हो और जितना भी शरीर में नेगेटिव एनर्जी है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाए। ठीक है, इनके अलावा कई ऐसे रोगी हैं जिनको मधुमेह जो होता है, शुगर जो होता है, वो अनुवांशिक कारणों से होता है। अनुवांशिक यानी जेनेटिक प्रॉब्लम, यानी किसी भी रोगी को उनके मम्मी पापा, ठीक है, भैया भाभी, यानी कि अपने परिवार के उसमें से आया है, मम्मी पापा से हो, चाहे नाना नानी के उसमें से हो, चाहे दादा दादी के क्रोमोजोम से जो सिम्टम अपने रोगियों में आ जाता है उसी को ही अनुवांशिक कारणों से आया हुआ बीमारी कहते हैं। जैसे आपको शुगर है तो हो सकता है आपके मम्मी को होगा या तो आपके पापा को होगा, तो उनमें से जो जीन आया है आपके शरीर में, तो वो जो लक्षण है आपके अंदर ले आया है। आपके पापा का लक्षण, बीमारी का जो लक्षण आपके अंदर आ गया है, जिसे ही हम लोग जेनेटिक बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बीमारी है, शुगर हो गया, किडनी की बीमारी हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, क्लब फुट हो गया, ये सब जेनेटिक बीमारी है, एसिली हो गया, तो और बहुत सारे हैं। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों कई ऐसे मरीज है, कई ऐसे रोगी है जिनको जो शुगर होते हैं वो कई अलग अलग बीमारी से परेशान हैं और अलग अलग बीमारी की वजह से
वो कई अलग अलग आर्टिफिशियल मेडिसिन खा रहे हैं, आर्टिफिशियल बनावटी मेडिसिन। ऐसे तो हमारे शरीर का जो नेचुरल केमिकल है उनको हमारे शरीर के लिए को चलाने के लिए काम करना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। मगर हम लोग क्या करते हैं, बीमारी को जल्दी ठीक करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स है ना, वो हमारे शरीर को चलाने के लिए केमिकल बनाते हैं। मगर ये ध्यान में ना रखते हुए हम लोग आलतू फालतू मेडिसिन खाना चालू कर देते हैं, आर्टिफिशियल मेडिसिन खाना चालू कर देते हैं, जिनके अधिकता की वजह से शरीर में कई सारे मेडिसिन साइड इफेक्ट आ जाते हैं, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन आ जाते हैं, दवाइयों के दुष्प्रभाव आ जाते हैं। तो उन लोगों में ये जो शुगर की जो बीमारियां हैं, किडनी की बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां, हाई बीपी है, भूलने की बीमारियां है, पिगमेंटेशन है, ऐसे कई सारे अलग अलग बीमारियों के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लेडीज लोग ज़्यादातर प्रेगनेंसी के लिए भी दवाइयाँ खाते हैं, प्रेगनेंसी के पहले भी बहुत सारे दवाई खाते हैं और प्रेगनेंसी के बाद भी दवाइयाँ खाते हैं। तो उनके वजह से हार्मोनल चेंज होने जाने के कारण ये शुगर हो जाने की संभावना भी उन लेडीज़ों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों कई ऐसे वजह है जिनकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो होता है वो हाइपर हो जाते हैं, शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाते हैं। और जब शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगा तो उस दौरान हमारे शरीर का जो खुद का जो इम्यून सेल है ना, अपने ही सेल से लड़ना झगड़ना मारना चालू हो जाते हैं। तो उस दौरान कई सारे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन बीमारियों में शुगर भी होता है, जो ऑटोइम्यूनिटी के कारण आते हैं, इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन पैंक्रियास में हो सकते हैं, बीटा सेल में हो सकते हैं या एड्रिनल ग्लैंड में हो सकते हैं, उनके वजह से भी ये शुगर आते हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा काम करते हैं, जिनके वजह से कार्टिसोल या ग्लूकोकोर्टिकोइड ज़्यादा काम करे या एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा काम करता है, तो भी हमारे शरीर में शुगर होने का कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान देना। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो व्यक्ति जिंदगी में पानी बहुत कम पीता है, तो उन लोगों में जो ब्लड थिकनेस बढ़ जाते हैं, ऊपर से वो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, मीठा चीज़ खा रहे हैं, उस मीठापन के वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा तो बढ़ेगा, मगर पानी की मात्रा कम रहेगा। तो ये जो ब्लड का जो कंसंट्रेशन है वो और बढ़ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, थिकनेस बढ़ जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। इससे जो ब्लड में जो क्रिस्टल है वह अनावश्यक सेल्स में चिपकना हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल को जो न्यूट्रिशन चाहिए काम करने के लिए वो ठीक से नहीं मिलेगा और बीमारी बढ़ने का कारण बनेगा। तो ऐसे लोगों में शरीर में ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाता है, ब्लड में एसिडोसिस बढ़ जाते हैं, ब्लड के पीएच एसिड के साइड आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में बीमारी आ जाते हैं, जिनमें शुगर जो होता है ना, मधुमेह जो होता है, वो भी एसिड बढ़ने की वजह से आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में अगर शरीर में जो ब्लड के जो एसिड है अगर वो बढ़ा हुआ है, तो उनको कम करने के लिए या एसिड को ठीक करने के लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कम से कम शुगर वाले पेशेंट को एक दिन में कम से कम 15 से 20 गिलास पानी पीना ज़्यादा अच्छा है, ताकि ब्लड का एसिडोसिस कम हो। और ये जो ब्लड के एसिडोसिस है वो किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के पेशाब के रूप में बाहर निकल जाए, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप लोगों को अभी न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग शुगर के कारण देख रहे थे, जिनमें बहुत सारे कारण आप लोगों ने देखे हैं। इनके अलावा और बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के कारण भी रोगियों को शुगर होने का चांसेस, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाता है। कई बड़े बड़े बीमारियों का लक्षण के रूप में शुगर आ जाते हैं। शुगर अपने आप में एक बीमारी है, मगर कई बड़े बड़े बीमारियों में एक लक्षण के रूप में आपको शुगर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनके अलावा भी हम लोग देखेंगे मधुमेह के लक्षण। मधुमेह के लक्षण यानी कि सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। दोस्तों अगर किसी को शुगर हुआ है, डायबिटीज हुआ है, तो उनमें क्या क्या ऐसे लक्षण होगा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, जिन रोगियों को अगर शुगर है, डायबिटीज है, तो उन लोगों को ज़्यादा मात्रा में भूख प्यास ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा मात्रा में भूख प्यास लगने के साथ साथ उनका मुंह जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो जिनको शुगर के लक्षण है, मधुमेह के लक्षण है, तो उन मधुमेह के लक्षण में सबसे पहला लक्षण, उन लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, प्यास ज़्यादा लगेगा, और उतना ही ज़्यादा वो बार बार पेशाब जाएगा। ठीक है, पेशाब भी उन लोगों को ज़्यादा मात्रा में होता है। इनके अलावा दोस्तों जिनको शुगर है उन लोगों को हमेशा थकान बना रहता है, कमजोरी लगता है,
ताकत की कमी हो जाते हैं और वजन कम होना चालू हो जाते हैं एसिडोसिस बढ़ने की वजह से। और इनके अलावा दोस्तों जिन लोगों को अगर शुगर है, डायबिटीज है, तो उन लोगों में अगर कहीं पर भी चोट लग गया, घाव बन गया, तो वो जो घाव है, चोट है, वो जल्दी से नहीं भरता और साथ में जिस जगह पर घाव है वहाँ पर मवाद पड़ना चालू हो जाते हैं। ऑटोइम्यूनिटी के कंडीशन के वजह से भी हो सकते हैं। उन कंडीशन में गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो पैर है, वो पैर का निचले भाग पाँव है, उन पाँव के अंगूठा है, उंगली है, उनमें कालापन दिखाई देते हैं। वहाँ के जो स्किन है, वहाँ का जो सेल है, वो सड़ने लगता है, जिसे हम लोग गैंग्रीन नाम की बीमारी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्रीन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। तो जिन लोगों को शुगर है, तो उन लोगों का घाव जल्दी नहीं भरता। इनके अलावा दोस्तों जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज है, उन लोगों में हमेशा हम लोगों ने देखा है कि उनका हमेशा पैर में दर्द रहता है, पिंडली में दर्द रहता है, पैरों में शून्यपन रहता है, पैर के तलवों में जलन रहता है। पैर के तलवों में जलन के साथ साथ ऐसा लगता है जैसे वो जब चलता है ना, तो उनका वो गद्दी में चल रहा है, ऐसा मोटा मोटापन, ऐसा उनका तलवा दिखाई देता है। तो पैर में तलवे में तो जलन होगा ही, साथ ही चलने पर ऐसा लगेगा जैसे वो किसी भी गद्दे पे चल रहे हैं, गादी पे चल रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। इनके अलावा हाथ पैरों में हमेशा शून्यपन होने के साथ साथ दर्द भी बना रहता है, ऑक्सीजन की कमी कारण, एसिडोसिस बढ़ने के कारण। ठीक है, शुगर में एसिड की मात्रा बढ़ जाते हैं। इनके अलावा दोस्तों कई लोगों में नज़र कमज़ोर हो जाते हैं। शुगर की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाते हैं तो आंखों की कमजोरी हो जाते हैं। और आंखों में कमजोरी होने के साथ साथ शुगर की वजह से जिन लोगों को आंखों में कमजोरी होता है, ऐसे बीमारियों को हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी के नाम से भी जाने जाते हैं। और कई लोगों में ये हो भी जाता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि रेटिना जो होता है ना, आंखों के अंदर जो दीवार होता है, पिछले दीवार है, वहाँ से जो देखा हुआ चीज़ है उनको ब्रेन में ले जाने वाले जो रेटिना होते हैं ना, वो जो रेटिना जो होता है, जो साइट उनसे टकराता है, टकरा करके जो इमेज है, वो इमेज नर्व के माध्यम से ब्रेन में जाता है, तो उन रेटिनाओं में एक प्रकार से डिजनरेशन हो जाते हैं। ठीक है, जो शुगर की वजह से हो सकता है। इनके अलावा दोस्तों गुप्तांग है, उसमें खुजली होना चालू हो जाते हैं। जो जननांग जो होता है, उनके आसपास एकदम चिपचिपा पानी के जैसा लिक्विड निकलना, खुजली होना और साथ में जलन उत्पन्न होगा, रेड रैशेस होना, ये शुगर के निशानी होते हैं, शुगर के लक्षण होते हैं। इनके अलावा दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति को अगर शुगर है और वो व्यक्ति कहीं पर भी पेशाब करते हैं, तो जहाँ पर वो रोगी पेशाब करेंगे तो उनके कुछ देर बाद ही वहाँ पर चींटियाँ झूमना चालू हो जाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उनके पेशाब में भी शुगर की मात्रा बढ़ गया है, उनके पेशाब में भी ग्लूकोज की मात्रा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोशूरिया। क्या बोलते हैं? पेशाब में ग्लूकोज का बाहर निकलना, पेशाब में शुगर का बाहर निकलना, पेशाब में शर्करा की मात्रा होना, उन कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोशूरिया। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, ग्लाइकोशूरिया के नाम से जानते हैं जिन व्यक्ति को पेशाब करते समय थोड़ी देर बाद वहाँ पर चींटियाँ झूमना चालू हो जाते हैं। और चींटियाँ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पेशाब में शक्कर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों कभी कभी ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर के जो सेल्स है वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो अपने सामान्य आकार से बड़ा हो जाते हैं। ऐसे ज़्यादातर प्रेगनेंसी की अवस्था में लेडीज़ों में देखा गया है, उनका गर्भाशय का साइज बढ़ जाते हैं और डिलीवरी होने में परेशानी होते हैं। तो ये एक प्रकार के लक्षण होते हैं लेडीज़ों में। इनके अलावा दोस्तों जिन रोगियों को अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उन लोगों में ज़्यादातर सोने की इच्छा होना, ज़्यादातर आराम करना, सुस्ती, बेचैनी, आलसीपन, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, काम करने में जी चुराना, ये सब लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शुगर के मरीजों को ये कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं शरीर में। हाँ दोस्तों, अगर किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है या किसी को शर्करा है, एक ही है, मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, शर्करा एक ही है। ठीक है, मेरे मुंह से कभी शुगर निकल जाएगा, मेरे मुंह से कभी डायबिटीज निकल जाएगा, शर्करा निकल जाएगा, डायबिटीज, मधुमेह, कुछ भी निकल जाएगा, मतलब एक ही है। आप लोग ध्यान देना, चारों एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर किसी को शुगर है तो उनको खाने में क्या क्या हम लोग एडवाइस दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कॉमन रूप से आपको बताने के लिए यहाँ पर एक मीटर बनाया हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि दोस्तों शुगर के रोगियों को ज़्यादातर शुद्ध सात्विक आहार ही देना चाहिए। ठीक है, क्या
शुद्ध सात्विक आहार केवल जीने के लिए देना, खाने के लिए नहीं देना, ठीक है। जीने के लिए देना और उतना देना जिससे उनके शरीर को एनर्जी बन जाए, ये उतना देना जिससे उनके शरीर का वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले रोगियों को, शुगर के रोगियों को, मधुमेह के रोगियों को सुबह के समय 5 तुलसी की पत्ती, ठीक है, 5 नीम के पत्ती, 5 बेल के पत्ती, 5 लहसुन की कलियां और 2 चम्मच नींबू का रस और अदरक का रस गर्म पानी में डाल करके पीना चाहिए, या इनके जगह आंवला पानी भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा, शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का गुण करेगा, ठीक है दोस्तों। ये जितना भी चीज़ बताया, शरीर में जो बाहरी पदार्थ जो आ जाते हैं, जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में हैवी मेटल जो जमा हुआ है, ठीक है, तो उन सभी हैवी मेटल्स को हमारे ऑक्सीजन से फ्री कराने के लिए जो काम करने वाले जो पदार्थ है उन्हीं को ही एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और जितना भी तुलसी पत्ती, नीम पत्ती, बेल पत्ती, लहसुन की कलियां, अदरक का रस, नींबू का रस, जो बनाया हुआ जो पानी है, वो शरीर में जाने से वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट के गुण के कारण शरीर में एसिड की कमी हो जाएगा और एल्कलीन बनना चालू हो जाएगा, जिससे आपका शुगर में फायदा मिलेगा। हो सके तो आप उन व्यक्ति को आंवला पानी भी दे सकते हो। आंवला पानी भी आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का गुण उत्पन्न करेगा, जिससे शरीर में एसिड कम होकर के एसिडिटी कम होगा तो शुगर कम होगा, ठीक है। इनके अलावा उन लोगों को नाश्ते में भीगे हुए 2 अंजीर ले सकते हैं, 5 किशमिश ले सकते हैं, 5 बादाम ले सकते हैं और साथ में 150 मिलीलीटर गाजर का जूस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आप नाश्ते में अप्लाई कर सकते हो किसी भी शुगर के रोगियों को। अगर दोपहर का भोजन में अगर किसी भी डायबिटीज के पेशेंट को अगर लेना हो तो उन रोगियों को आप लोग हमेशा उबले हुए सब्जी के साथ ज्वारे के आटे का रोटी देना या सोयाबीन का चपाती देना या 1 कटोरी पतला दलिया भी दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोग ध्यान देना। तो ये आप लोग अगर किसी को भी अगर रोटी खिला रहे हो तो उस रोटी में आप क्या कर सकते हो, गेहूं, थोड़ा खंडा या बाजरा या ज्वार या थोड़ा मूंग है, ये सब मिला करके आटा बना करके भी आप आटा बना करके चपाती बना सकते हो, या इन सब को मिला करके आप दलिया भी बना सकते हो। आपके पास दोनों माध्यम है, ठीक है। इनके अलावा सलाद भी है, सलाद भी आप लोग शुगर के रोगी को ज़्यादा मात्रा में देना, जिससे उस व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, लाभ मिले, ठीक है। इनके अलावा बीच बीच में दिन में कम से कम 2 या 3 बार उनको 2 लहसुन की कलियां चबाने से भी, एक तो लहसुन की कलियां में हेपरिन फैक्टर ज़्यादा होता है जो ब्लड को पतला रखने के साथ साथ शरीर को गर्म रखेगा और शरीर में एनर्जी का निर्माण करने के लिए भूमिका निभाएगा। इनके अलावा दोस्तों अगर किसी भी पेशेंट को जिनको शुगर है तो उनको शाम के समय ज़्यादातर दूध दे सकते हैं, लगभग आधा गिलास के आसपास दूध दे सकते हो। मगर ध्यान देना, दूध उन्हीं पेशेंट को देना जिनका डाइजेशन अच्छा हो, प्रोटीन पच जाता हो। अगर जिन लोगों को प्रोटीन लेने से या दूध लेने से अगर डाइजेशन नहीं हो पाता है तो ऐसे लोगों को दूध नहीं देना, ये आप लोग ध्यान देना। तो इनके जगह पर आप उनको सब्जियों का आप सूप दे सकते हो, या कोई भी जो फल कसैला गुण रखते हो, कसैला गुण वाले जो भी फल है उन फलों का आप लोग क्या दे सकते हो, जूस बना करके दे सकते हो। 1 गिलास तक, लगभग 1 गिलास में 100 ml से 200 ml का गिलास आते हैं, तो आप लगभग 150 ml तक के जूस दे सकते हो जो फल कसैला से मीठा हुआ है, ठीक है। साथ ही उन व्यक्ति को ग्रीन टी भी दे सकते हो शाम को। तो इस प्रकार से आप रोगी को आप डाइट फॉलो करा सकते हो। इनके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को अगर शुगर है तो उनको रात का जो भोजन है, उनके रात के भोजन में वही ज्वार आटा है, सोयाबीन है या गेहूं के आटा से मिक्स हुआ जो आटा बना है उनका चपाती दे सकते हो, या दलिया भी दे सकते हो, या सलाद के रूप में सब्जियों का सलाद दे सकते हो, और साथ में कोई भी फ्रूट जूस दे सकते हो, या 2 लहसुन की कलियां भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से अगर डायबिटीज के पेशेंट को अगर आप डाइट फॉलो करेंगे तो निश्चित ही उनका बढ़ा हुआ जो शुगर है वो नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एक मददगार हो सकता है। और ये सभी जो जितना भी आपको डाइट आपको बताए गए हैं वो सभी जीने के लायक है, आपके शरीर के अच्छे कार्यों को कराने के लायक है। अनावश्यक इनमें कोई भी भोजन नहीं है जो शरीर को आपके हानिकारक पहुंचाए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर किसी को शुगर है तो उन लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए जो जिंदगी में अमल करने लायक होता है। ऐसी कौन कौन से बातें हैं जो सदा उनको ध्यान में रखना है। तो ऐसे लोग जिनको शुगर है
तो उन लोगों को रोजाना 3 से 4 लीटर हमेशा पानी बैठ कर पीना है। ठीक है, तो हमेशा उन लोगों को जिनको शुगर का बीमारी है, शुगर है, डायबिटीज है, तो उन लोगों को हमेशा 3 से 4 लीटर पानी बैठकर पीना चाहिए डेली। और साथ ही खाना खाने के आधा घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए, जो दिन में लगभग कितना होना चाहिए, 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा जिन लोगों को शुगर है उन लोगों को ग्रीन चटनी खाना चाहिए। ग्रीन चटनी में आप क्या ले सकते हो, पुदीना ले सकते हो, धनिया ले सकते हो, इनके अलावा आंवला ले सकते हो, उसमें नींबू निचोड़ सकते हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें मिला करके आप ग्रीन चटनी बना सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों पेशेंटों को क्या देना है, ग्रीन चटनी और ज़्यादा मात्रा में देना, और एक समय में 200 से लेकर 300 ml तक जूस देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बच्चे हैं जिनको शुगर है तो उन बच्चों को कम से कम 100 से 200 ml तक जूस देना पर्याप्त होगा। ठीक है, तो शुगर के मरीज को ग्रीन चटनी ज़्यादा खिलाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन चटनी में एंटीऑक्सीडेंट का गुण है। फलों के जूस में भी एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा जिन रोगियों को शुगर है तो उनको हमेशा कम से कम आधा से 1 घंटा तक हमेशा टहलना चाहिए, योगा करना चाहिए, या पसीना निकलने जैसा कुछ निश्चित कार्य करना चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे घर में काम रहते हैं, आप घर का काम कर सकते हो, या सीढ़ी को कम से कम 10 से 15 बार आप ऊपर नीचे करेंगे तो भी पसीना आ जाएगा। ठीक है, या घर में कोई काम है, ठीक है, वो काम करके पसीना निकाल सकते हो, या योगा करके आप पसीना निकाल सकते हैं। तो ऐसा काम करिए जिससे आपको काम करने से पसीना निकले, और जिससे जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा उतने ही शरीर का जो सेल है उनको शुगर की ज़रूरत होगा, जो एनर्जी के रूप में आपके शरीर को वापस करेगा और ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगा। इनके अलावा दोस्तों जिन लोगों को अगर शुगर है तो उन लोगों को कम से कम सप्ताह में 1 बार स्टीम बाथ लेना जरूरी है। कोई बात नहीं, अगर स्टीम बाथ नहीं है तो गर्म पानी में नहा सकते हैं, या गर्म पानी में कम से कम 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक डूब करके रहना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं सोना बाथ। ठीक है, आप बड़ा सा टब ले लीजिए, 5 फीट का टब ले लीजिए, उन टब में आप कम से कम 6 इंच से लेकर 8-9 इंच तक आप गर्म पानी भर दीजिए। आप उनके अंदर बैठ जाइए, लेट जाइए, गर्दन को बाहर निकाल के 20 मिनट तक भी रखेंगे तो भी आपके शरीर का जो अंदर जमा हुआ जो बैड प्रोडक्ट है, चर्बी है, वो भी क्या हो जाएगा, नरम मुलायम होकर के एक सेक्रेटरी ऑर्गन के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जहाँ पर जो पोषक तत्व अगर अनावश्यक रूप से जमा होगा वो भी ब्लड स्ट्रीम में आकर के जहाँ जरूरत है सेल्स में वहाँ पर पहुँच करके प्रॉपर केमिकल बनाने का काम करेगा। ठीक है, इनके अलावा जिन लोगों को शुगर है तो उन लोगों को हमेशा डेली ब्लड चेक कराना चाहिए। ब्लड शुगर चेक कराना जरूरी है, ये आप लोग ध्यान देना। और ध्यान रहे, ब्लड शुगर चेक कराने के साथ साथ अपने चिकित्सक से भी राय लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से भी परामर्श लेना चाहिए, ताकि आगे और कोई विशेष अगर एडवाइस अगर डॉक्टर दे तो उनको भी फॉलो किया जा सके। इनके अलावा दोस्तों शुगर के रोगी को शक्कर नहीं लेना है, मीठा पदार्थ नहीं लेना है। वही मीठा पदार्थ ले सकते हो जो आपको आसानी के साथ पच करके फ्रक्टोज बनाए। ठीक है, फ्रक्टोज आपके लिए नुकसान नहीं है, जबकि ग्लूकोज नुकसान दे सकता है। इनके अलावा दोस्तों उन लोगों को, मरीजों को जिनको शुगर है, उनको मैदा की बनी हुई चीज़ें ना खाए, ज़्यादा बेसन से बना हुआ चीज़ें ना खाए, ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाए, नॉनवेज ना खाए, नशीले चीज़ें ना खाए। ये बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही अगर पेट अपसेट है, कब्जी है, गैस एसिडिटी बन रहा है, तो ऐसे रोगियों को रात को सोने से पहले इसबगोल का भूसी ले सकते हैं। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी घोल करके आप डायरेक्ट पी जाओ, पी करके सो जाइए। सवेरे तक इसबगोल का जो भूसी है, हथेली में चिपका हुआ जो कचरा है, उनको नरम मुलायम करके मोशन के साथ, स्टूल के साथ बाहर निकाल देगा। ठीक है, इनके अलावा सप्ताह में 3 बार प्याज रस और सेंधा या काला नमक का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये आपके शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि सेंधा नमक शरीर में जमे हुए कचरा को, जमे हुए वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों अगर ये आप फॉलो कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इतने सारे डाइट बताए हुए हैं, ये आप डाइट भी फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छी है। फिर भी यहाँ पर अलग अलग दिन के अनुसार यहाँ पर अलग अलग
कुछ जूसेस है जो आपने ज़िंदगी में शायद पिया भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे चीज़ों का जूस है, तो आप ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते हुए आगे कुछ दिन में बढ़ा लीजिए मात्रा, मगर पीने का अभ्यास कीजिए। जैसे अगर सोमवार है तो मुनगा यानी सहजन, जानते हो सहजन, मुनगा, ड्रम स्टिक का जो पेड़ होता है ना, उस पेड़ में हरी हरी पत्तियां लगता है, तो उन हरी पत्तियों का आप 1 कप जूस निकाल के पी लीजिए मंडे को। मंगलवार को ज्वारे का रस पी सकते हो। आपको मालूम है ज्वारे यानी जौ या गेहूं, दोनों के जो पत्तियां होते हैं ना, उन पत्तियों को काट करके 1 कप तक आप ज्वारे का जूस लीजिए। धीरे धीरे आप क्वांटिटी को 1 गिलास तक ले जाइए। इनके अलावा बुधवार को दूब का रस, दूब मालूम है ना, हाँ दूब जो जमीन में जो गणपति बप्पा को चढ़ते हैं दूब, हाँ, तो ऐसे दूब का आप जूस ले सकते हो। कम से कम आधा कप से स्टार्ट कर सकते हैं। पेट के तकलीफ को दूर करने के लिए दूब बहुत अच्छा है। जो अगर किसी को कब्जी होगा तो उस कब्जी को दूर करने के लिए दूब का रस बहुत ही बढ़िया रामबाण उपाय है। इनके अलावा गुरुवार को आप तुलसी का रस ले सकते हो, शुक्रवार को टमाटर का रस ले सकते हो, शनिवार को पत्ता गोभी का रस ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है और कोई फल सब्जियां हैं जिनका रस ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हो। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप कोई भी दिन ले सकते हो, मगर आपको ये बताया गया है सीक्वेंस में कि आपको ये लेने से आपके शरीर में ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, हमारे क्लाइमेट में बहुत सारे फल सब्जियां हैं, आप उनका उपयोग करिए। ठीक है, फल सब्जियां हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही है। जो पंच तत्व से बनाया हुआ है, हमारे शरीर भी पंच तत्व से बना हुआ है, दोनों का जो गुण धर्म है एक ही है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज है, तो उन लोगों को शुगर को रोकने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं जिसे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी रोगी को अगर शुगर है तो उस शुगर को रोकने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं जिनको फॉलो करके आप उस शुगर को कम कर सकते हो। दोस्तों मधुमेह ज्यादातर जीवन शैली व चयापचय से संबंधित रोग है, जिनमें मोटापा और उच्च रक्तचाप, ठीक है, नहीं सामान्य लक्षण के रूप में प्रतीत होते हैं। जीवन शैली और आहार विहार को संतुलित या परिवर्तित कर मधुमेह रोग को रोका जा सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं, जो मधुमेह के नियंत्रण में बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों आपको अभी बताया कि जो शुगर है वो मेटाबॉलिक और जीवन शैली से आधारित बीमारी होते हैं, जिनके कारण कई अन्य प्रकार की बीमारी हो सकते हैं, जैसे मोटापा हो सकते हैं, हाई बीपी हो सकते हैं। तो ऐसे कई सारी बीमारी हो सकते हैं जो जिसे ठीक करने के लिए आप लोग अपना जीवन शैली और आहार विहार में चेंज करके भी ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों अगर किसी को अगर शुगर है, डायबिटीज है, मधुमेह है, तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिनके बारे में आप लोग को समझना है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो जिनको शुगर है या डायबिटीज है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो या कोई भी वर्ग के हो, उन सभी लोगों को खान पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। ज़्यादा मीठा खाने से बचे, जैसे चॉकलेट है, मिठाई है, शक्कर है, सॉफ्ट ड्रिंक है जिसमें आप लोग पीते हो ना दुनिया भर का कचरा, एसिड, थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट वगैरह पीते हो ना, ये सब चीज़ें से दूर रहना जरूरी है। मैदा की चीज़ें ना खाए, या खा रहे तो बहुत कम क्वांटिटी में चखने के अनुसार खा सकते हो, ना ही खाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आप चीज़ों को हमेशा पालन करना जो शरीर के लिए नुकसानदायक है। जिन पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में शुगर या शक्कर की मात्रा है, ऐसे चीज़ों को तो बिल्कुल साइड ही कर देना, अपने आसपास भटकने भी नहीं देना। अगर आपके पास आ भी गया तो आप उनको टच न करो, अगर टच भी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, देखो ही मत और खाओ भी मत, ये आप लोग ध्यान देना। इनके अलावा दोस्तों मधुमेह के रोगियों को ज़्यादातर भोजन में फल और सब्जियां लें, ये आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। इनके अलावा ज़्यादातर एक्सरसाइज, ध्यान धारणा, ये सब करना जरूरी है, व्यायाम करना जरूरी है। तो ये 3 चीज़ों का पालन कर लोगे तो आपके शरीर में जो आए हुए जो शुगर है, वो डायबिटीज है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो मीठे चीज़ से परहेज, दूसरा ज़्यादातर भोजन में फल व सब्जियां लेना, और तीसरा एक्सरसाइज, काम पर ध्यान देना, व्यायाम करना। ये 3 चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इनके अलावा दोस्तों मधुमेह के रोगियों को, मधुमेह से ग्रस्त जो भी लेडीज है, उन लेडीज हो या पुरुष है, अगर लेडीज और पुरुष दोनों शुगर है तो उन दोनों को आपस में कभी भी संबंध नहीं करना चाहिए या शादी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनसे होने वाले जो संतान है उनमें भी मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाएगा, क्योंकि शुगर एक जेनेटिक बीमारी है। ये आप लोग जरूर ध्यान देना। तो आप लोग शादी करने के पहले जिस प्रकार कुंडली मिलाते हो, तो कुंडली मिलाने के साथ साथ आप लोग अपना ब्लड चेक जरूर मिलाना, जिनमें आप जरूर ब्लड शुगर जरूर चेक करना।
और साथ ही अपना ब्लड ग्रुप जरूर चेक करना, ठीक है। तब जा करके आप डिसाइड करना कि आपके लायक है या नहीं। इनके अलावा दोस्तों सभी वर्गों को नियमित रूप से शारीरिक श्रम करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, कसरत करना जरूरी है। इनके अलावा मोटे व्यक्ति को वजन कम करना आवश्यक है, और वजन तभी ठीक हो सकता है जब वो संतुलित आहार ले, सात्विक आहार ले, या अपने आहारों पर नियंत्रण कर सके, तब ही वो मोटे से पतले हो सकते हैं। और दोस्तों पेट अच्छी तरह से खाली करें, कब्ज न होने दे। अगर कब्ज है तो जुलाब का कोई दवा ले ले, औषधि ले ले, आयुर्वेदिक औषधि ले ले, या पानी ज़्यादा पी ले, या थोड़ा पेट का एक्सरसाइज करके लूज मोशन होने के लिए छोड़ दे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप शुगर के पेशेंट को आप कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। इनके अलावा मधुमेह के लिए जो न्यूरोथेरेपी उपचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको ने बहुत सारी चीज़ें अभी न्यूरोथेरेपी के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है वो आपने देखे हैं। आज के विषय में जो हम लोग शुगर लेकर के आए, डायबिटीज या शर्करा या मधुमेह की बीमारी लेकर के आए हैं, उन बीमारी को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी जो उपचार है, उन उपचारों में कौन कौन से उपचार कौन कौन से कंडीशन में देना है, जिनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनना और समझना। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि अगर किसी को शुगर है तो उन शुगर के पेशेंट है, कोई भी प्रकार के शुगर है, ये कॉमन मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ आप लोग को। तो ये जो दिया गया है, यदि इंसुलिन की कमी हो और अगर बाहर से इंसुलिन ले रहे हो, अगर कोई भी व्यक्ति टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, या तो इंसुलिन ले रहे हो या इंसुलिन नहीं ले रहे हो, ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कॉमन ट्रीटमेंट है। आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हो, छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी उम्र के हो, कोई भी वर्ग के हो, इन मरीजों को आप ये फार्मूला दे सकते हो। और ये ट्रीटमेंट आप दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी दे सकते हो, इनके लिए कोई मना ही नहीं है। ये अभी फार्मूला जिसमें मेरा ये कर्सर चल रहा है, नंबर 1 CNS पेन 20 टॉप फिंगर पेन, ये देना है। फिर 1 मिनट के गैप में 10 पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद 10 पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट का मतलब है 10 पेन पहले देना, फिर 1 मिनट के गैप में 3 बार रिपीट करना। जब 3 बार 1 मिनट के रिपीट में 10 पेन हो जाएगा, इनके बाद 1 मिनट के बाद में पी हेपरिन देना। पी हेपरिन 8 पेन 7 लिवर 8 चेस्ट ओनली, ये पी हेपरिन का फार्मूला है। अगर किसी भी रोगी को अगर पी हेपरिन नहीं देना है और इनके म्यूकस जीरो में, आप लोगों को मालूम है म्यूकस जीरो कहाँ पर चेक किया जाता है, म्यूकस जीरो का दर्द कहाँ पर होता है, आप लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो प्लीज आप लोग मेरे पास आकर के सीख सकते हो, ठीक है। अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से मालूम हो। अगर किसी को म्यूकस जीरो में दर्द हो तो उन व्यक्ति को पी हेपरिन के जगह पे पी हेपरिन देने के बजाय उनको ए हेपरिन देना, ठीक है। और ये जो तीनों पॉइंट है, पहला दूसरा तीसरा, ये किसी भी प्रकार के रोगी को दे सकते हैं। ये कॉमन ट्रीटमेंट है। अगर देना हो तो ये नाश्ते के पहले दे सकते हो, भोजन के पहले, दोपहर के लंच के पहले भी दे सकते हो, रात को भोजन के पहले भी दे सकते हो। दिन में 3 बार भी अगर समय मिले तो 3 बार दो। दिन में 5 बार समय देने का समय मिले तो 5 बार दे सकते हो। ये ट्रीटमेंट हर 1-2 घंटे में दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। हर 2 घंटे में दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति में अलग अलग कारण दिखाई दे रहे हैं रोगी को शुगर होने का, अगर किसी भी पेशेंट को अगर शुगर है और उनके अलग अलग कारण भी दिखाई दे रहे हैं, 2-3 अलग अलग कारण हैं, तो इनके लिए भी अलग अलग फार्मूला डिसाइड है जो आप लोग यहाँ पर देखिए। तो ये पेशेंट, अगर एक ही पेशेंट को 2-3 अलग अलग कारण हैं तो उन कारणों के आधार पर यहाँ पर ट्रीटमेंट देना है। तो ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है जो किसी भी समय दे सकते हो किसी भी रोगी को। फिर भी यह ट्रीटमेंट आप सुबह के नाश्ते के 1 घंटा पहले दे, ये सभी रोगियों के लिए उपयुक्त है। इनके अलावा दोस्तों जो दूसरा जो ट्रीटमेंट है, दोपहर खाने के 1 घंटा पहले देना है। अगर उस व्यक्ति को जिनको शुगर है और शुगर होने के साथ साथ पेट भी अपसेट है, जिनको कब्जी है, गैस एसिडिटी है, सीने में जलन हो रहा है, खट्टी डकार आ रहा है, तो ऐसे लोगों को ये वाला फार्मूला देना, जिनमें पहला है CNS पेन 20 टॉप फिंगर पेन। ये कॉमन है, सभी प्रकार के शुगर के पेशेंट को देना ही है। और दूसरा जो पॉइंट है 1 मिनट के बाद में 10 पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट, ये भी एक कॉमन ट्रीटमेंट है। ये दोनों, पहला और दूसरा, पहले ट्रीटमेंट में भी आया था, ये दूसरा में भी आया। ये कॉमन ट्रीटमेंट है, ये सभी को देना, ठीक है। ये नहीं देखना कि कोई भी बीमारी की शुगर हो,
कोई भी कारण की वजह से आया हुआ शुगर हो, मगर पहला और दूसरा ये कॉमन है। इनके अलावा जो तीसरा जो पॉइंट है ये चेंज है। तीसरा में पहले वाले में पी हेपरिन या ए हेपरिन है, तो दूसरे वाले में कोल्ड ट्रीटमेंट है, या फास्ट प्लस अजय नॉर्मल है, या राउंड नॉर्मल है, या वेटर प्लस न्यूगॉल है, या ओल्ड यूडीएफ ट्रीटमेंट है, या मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है, कोई भी ले सकते हो, या न्यूट्रल ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो पेट सुधारने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है, या कॉटो इक्विना प्लस है। तो ये कोई भी पेट सुधारने के लिए निशे में तीसरा ट्रीटमेंट आपको देना है दोपहर के लंच के पहले। इनके बाद जो तीसरा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों वो है रात में भोजन के 1 घंटा पहले। रात में भोजन के 1 घंटा पहले उन लोगों को देना है जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम, जिन पेशेंट को जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उन जेनेटिक प्रॉब्लम वाले को ये लास्ट में न्यू जीन्स फार्मूला दिया गया है। बाकी दोनों पॉइंट सेम है। पहला सीएनएस पेन 20 टोपिंगर पेन पहला, दूसरा, तीसरे फार्मूला में था। सवेरे के ट्रीटमेंट में भी था, दोपहर के भी ट्रीटमेंट में है, और तीसरे अभी रात के में भी वही पॉइंट है। सेकेंड नंबर में 10 पेन × 3 ट्रीटमेंट तीनों में है। ठीक है, अब चेंज हुआ है तो सिर्फ थर्ड नंबर का जो है न्यू जीन्स, और न्यू जीन्स उन पेशेंट को देना है जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम हो। पहला ये न्यू जीन्स किनको देना है? जिन रोगियों को जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से अपने मम्मी पापा दादा दादी के गुणों से आया हुआ हो, तो उन लोगों को न्यू जीन्स फार्मूला देना। या उन रोगियों के WD पॉइंट में, WD कहाँ होता है मालूम है ना? WD कैसे चेक किया जाता है? 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, इस तरह से चेक करते हो ना। तो हाँ, WD का पॉइंट आपको मालूम है, उस पॉइंट को चेक करना, दबाना, कितने नंबर में दर्द है। अगर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में अगर दर्द है, तो आप ये न्यू जीन्स फार्मूला दे सकते हो। ये शुगर पहला और दूसरा नंबर ये स्पेशल इंसुलिन फार्मूला बोला जाता है, और जो तीसरा नंबर है वो अलग अलग कारण को सेट करने के लिए फार्मूला है। ठीक है, तो ये आप सवेरे अलग ट्रीटमेंट है, दोपहर का तीसरा नंबर चेंज है, और शाम का जो ट्रीटमेंट है वो तीसरे नंबर का चेंज है। तो आपको क्या करना, पहले 2 फार्मूला सेम देना और तीसरा नंबर चेंज करना अलग अलग कारण के आधार पर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। अब ये जो आपका जो पॉइंट है सीएनएस पेन टॉप फिंगर पेन 10 पेन × 3 ट्रीटमेंट, इनका मैं आप लोगों को अभी वीडियो के माध्यम पे भी दिखाऊंगा कि ये फार्मूला कैसे दिया जाता है, ये ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, जिसे आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो इस थ्योरी के कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि पहले नंबर का फार्मूला, दूसरे नंबर का फार्मूला, तीसरे नंबर का फार्मूला, पहले नंबर और दूसरे नंबर का तो एक विशेष वीडियो है जो सभी को आप दे सकते हो, मगर पी हेपरिन है, कोल्ड ट्रीटमेंट है और न्यू जीन्स है, इनका भी मैं वीडियो आप लोग को दिखा दूंगा कि ये फार्मूला कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। इनके अलावा दोस्तों मधुमेह के लिए जो न्यूरोथेरेपी उपचार है, जो कारण के आधार पर और अलग अलग है। अगर किसी भी व्यक्ति को हाइपोथायराइड के साथ में अगर शुगर है, अगर किसी को शुगर भी है और साथ ही उस व्यक्ति को हाइपोथायराइड है, तो ऐसे व्यक्ति में पहले 2 फार्मूला सेम है। पहला है सीएनएस पेन 20 पेन, ये कॉमन ट्रीटमेंट है, सभी शुगर के पेशेंट को देना है। और दूसरा जो नंबर है 10 पेन × 3 ट्रीटमेंट, ये भी कॉमन है। अब थायराइड का प्रॉब्लम है तो इनमें अब क्या करना, तीसरा और चौथा नंबर में 10 पेन 2 थायराइड और 10 पेन फॉर थायराइड ऐड करना। 10 पेन 2 थायराइड, 10 पेन फॉर इंसुलिन के लिए है, 2 पेन ट्राइग्लिसराइड, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए 2 थायराइड है, और 10 पेन फॉर थायराइड के फंक्शन को ठीक करने के लिए, यानी हाइपोथायराइड को ठीक करने के लिए देना है। ठीक है, इनके अलावा दोस्तों नेक्स्ट जो उपहार है, यदि बीपी हाई हो, अगर किसी भी पेशेंट को शुगर हो, डायबिटीज हो, शर्करा बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में बीपी हाई भी हो, घुटने में दर्द हो और उस व्यक्ति का सांस फूलता हो और साथ में हार्ट में भी तकलीफ है, हार्ट की बीमारी हो, तो ऐसे पेशेंटों को आप लोग लैक्टिक एसिड फार्मूला देना। ये लैक्टिक एसिड, मगर इनके पहले अब क्या देना, सभी फार्मूला में जो पहला दूसरा नंबर का जो फार्मूला दिया है ना, सीएनएस पेन 20 टॉप फिंगर पेन के बाद 10 पेन 3 ट्रीटमेंट देना, फिर लास्ट में लैक्टिक एसिड फार्मूला दे देना। ठीक है ना? हाँ, बहुत इजी है, आप दे सकते हो। सिर्फ लास्ट का फार्मूला चेंज करना, पहले का ट्रीटमेंट सेम करना। ठीक, अब अगर और नेक्स्ट कारण है, तो अगर किसी भी पेशेंट को इम्यूनिटी ज़्यादा है, हाइपर इम्यूनिटी का कंडीशन है, जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में फार्मूला चेंज हो जाएगा। अब क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा, पहले नंबर पर आप उन लोगों को
टोपिंगर लेप्टोरी सीएनएस या एनएनएस लेप्टोरी देना, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देना है तो 6 लेप्टोरी दे देना, पॉइंट वाला। लेप्टोरी कहाँ दिया जाता है? राइट हैंड के शोल्डर के ऊपर रख करके, जो 3 पॉइंट बनाते हैं ना, इस प्रकार के रख करके लेप्टोरी देना। 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड 6 राउंड, ये लेप्टोरी है, राइट हैंड में देना, ठीक है। अब टोपिंगर लेप्टोरी, 3 सीएनएस लेप्टोरी और साथ में 6 लेप्टोरी, ये आप लोग देंगे। इनके बाद देना है तो फिर सीएनएस पेन टोपिंगर पेन भी जोड़ दो, फिर 10 पेन इंटू 3 ट्रीटमेंट है, फिर 10 पेन फॉर थायराइड है 3rd नंबर पे, फिर 4 नंबर में न्यू सीएनएस न्यू जीन्स फार्मूला है। तो ये भी आप दे सकते हो ऑटोइम्यूनिटी के कंडीशन को ठीक करने के लिए, ठीक है दोस्तों। कारण बहुत सारे हैं शुगर के, मगर यहाँ पर मैं सभी कारण अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे आप आगे लेवल में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। फिर भी इतना बता दिया बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना कम समय में इतना ज़्यादा नॉलेज रख पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि ये लेवल 1, 2, 3 लेवल के आधार पर आपको इतना फार्मूला बता दिया हूँ। जैसे जैसे आप लेवल 4, 5 में जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे और उतना ही ज़्यादा आप फार्मूला बनाना सीख जाएंगे अलग अलग कंडीशन के आधार पर, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब ध्यान देना, अगर किसी को शुगर है तो उस शुगर में एक बहुत ही पुराना फार्मूला है जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल से चला आ रहा है। ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है जो आज से 25-30 साल पुराना फार्मूला है, जो आप लोगों के सामने रखा हूँ। शायद इसमें से कई सारे पॉइंट आप लोगों को देना भी नहीं आता होगा अभी। क्या इनमें से कई पॉइंट आप लोगों को देना भी नहीं आता होगा? तो कोई बात नहीं, ये देना नहीं आता है तो ये फार्मूला छोड़ देना। बाकी के पहला, दूसरा, तीसरा नंबर का आपका बताया। हाइपोथायराइड वाला ट्रीटमेंट आपको तो देना आता है, लैक्टिक एसिड वाला तो आपको देना आता ही है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला दे करके कंडीशन के आधार पर आप फार्मूला सेट कर सकते हो। फिर भी ये पुराना उपचार भी दे सकते हैं, जिनके अंतर्गत क्या करना, 5 पेन सोनी, 5 पेन पेल्विक, 3 एसिड, 3 चेस्ट ओनली, 4 राउंड एरो, C1 से C7 तक और T8 से L5 तक राउंड एरो देना, और साथ में 5 पेंचोनी फिर से 2 पेन पेल्विक देना, और 2 थायराइड के साथ में लास्ट में T8 पॉइंट देना। तो इस तरह से मधुमेह को ठीक करने के लिए, शुगर को ठीक करने के लिए, डायबिटीज मेलिटस को ठीक करने के लिए काफ़ी सारे कारण के आधार पर अलग अलग फार्मूला आपको बताए गए हैं। तो आप लोग पेन पॉइंट चेक करके उस कारण को वहाँ के पॉइंट में जहाँ जहाँ पर पॉइंट में दर्द है उनको ध्यान में देते हुए ये फार्मूला सेट करना है, ध्यान में देना है। नहीं ध्यान में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बताया है, अगर कोई भी फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमन फार्मूला आप लोगों को बताया है। वो कॉमन फार्मूला पहला है सीएनएस पेन 20 टोपिंगर पेन देना पहले पॉइंट में, और दूसरा नंबर पे 10 पेन 3 ट्रीटमेंट, और तीसरा नंबर में पी हेपरिन। ये कॉमन फार्मूला है शुगर को कम करने के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों किसी रोगी को अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उनको चेक करने के लिए क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट निकालना जरूरी है, तो ये इनके बारे में आप आइए जानते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बताया गया था कि हमारे ब्लड में जो शुगर का जो नॉर्मल रेंज है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर फास्टिंग ग्लूकोज अगर चेक करना है, फास्टिंग शुगर अगर चेक करना है, तो नॉर्मल रेंज इनका 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। और यही खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम लोग ब्लड शुगर चेक कराते हैं तो 140 के आसपास, ठीक है, ये होता है 140 मिलीग्राम पर 100 ml के आसपास होता है। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या होना। सबसे पहले ब्लड टेस्ट में ग्लूकोज ब्लड शुगर चेक करना है, ठीक है। इनके अलावा यूरिन टेस्ट करना है फॉर ग्लूकोज चेक करने के लिए यूरिन का टेस्ट करना है, और इनके अलावा ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी चेक करना, ठीक है। और साथ में HbA1c ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन जिसे कहते हैं, HbA1c जो आपका एवरेज कम से कम 6 महीने में आपका जो शुगर है उनका नॉर्मल वैल्यू पता करने के लिए HbA1c होता है, जिनका नॉर्मल रेंज लगभग 7.5 तक जाता है। कितना? लगभग 5.5 से 7.5 तक इनका नॉर्मल रेंज रहता है। अगर 7.5 से अगर ऊपर जाता है तो आप कह सकते हो कि उनको शुगर है। अगर 7.5 तक किसी का HbA1c है, चाहे ब्लड शुगर भले ही 250 हो 300 हो, तो भी वो ब्लड शुगर नॉर्मल माना जाएगा। यदि HbA1c अगर 7.5 पॉइंट के अंदर हो, 7 पॉइंट पर हो, 6 पॉइंट में हो,
ठीक है। मगर ब्लड शुगर आपका 250 हो तो भी HbA1c अगर 7.5 से नीचे 7, 6.5, 6 है तो भी ब्लड शुगर 250 क्यों ना हो, वो नॉर्मल रेंज के अंतर्गत माना जाता है। इसलिए किसी भी ब्लड शुगर के पेशेंट को HbA1c टेस्ट कराना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग देख रहे थे ब्लड शुगर, और ये ब्लड शुगर के अंतर्गत जो न्यूरोथेरेपी फार्मूला आए थे, उस फार्मूला का जो वीडियो के द्वारा कैसे देना है, वो जो फार्मूला वीडियो में ये फार्मूला कैसे दिया जाता है, इनके बारे में आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम सीखेंगे न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिकल में शुगर यानी डायबिटीज को ठीक करने के लिए कुछ फार्मूला। हाँ दोस्तों, न्यूरोथेरेपी में शुगर को ठीक करने के लिए बहुत सारे ऐसे कारण के आधार पर फार्मूला है, फिर भी हम लोग जनरल जो कॉमन जो प्रॉब्लम है जिनके लिए न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में जो फार्मूला देते हैं, उनके अंतर्गत पेंक्रियास से उनको उकसाने के लिए, पेंक्रियास के एरिया में रक्त संचार बढ़ाने के लिए, प्राणवायु संवेदना का संचार करने के लिए जो पॉइंट देते हैं, आज वो हम लोग सीखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि शुगर को ठीक करने के लिए, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, मधुमेह को ठीक करने के लिए जो फार्मूला देते हैं न्यूरोथेरेपी में, वो आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को पहले सीधा लेटाएंगे, और पेशेंट को सीधा लेटाने के बाद सबसे पहले जो पॉइंट देंगे उस पॉइंट का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देंगे CNNS पेन, CNNS पेन देंगे, फिर उनके बाद तुरंत ही 22 फिंगर पेन देंगे, फिर इनके बाद तुरंत ही 10 पेन देंगे। तो ये तीनों क्रम को 3 बार देंगे 1 मिनट के गैप में। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे लेना है। तो सबसे पहले पेशेंट को सीधा लिटाने के बाद उनके दोनों पैर के नीचे एक तकिया रखेंगे, और तकिया रखने के बाद उनके पैर है, तो पैर में जो सेकंड उंगली है, सेकंड उंगली, उस सेकंड उंगली को हम लोग बोलते हैं पैन। ठीक है, ये पैन का पॉइंट है, और ये दोनों पैन के पॉइंट को उकसाने के लिए ही ये पॉइंट देना है। तो आइए देखते हैं कि ये पैन को कैसे देना है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले CNNS, तो ये जो सेकंड नंबर की जो उंगली है ना, उंगली को जब दबाएंगे तो उनके एक नाड़ियाँ दिखते हैं, नाड़ियाँ, ये लाइन में, एक लाइन में नाड़ियाँ दिखते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड ये उंगली को, सेकंड उंगली को दबाएंगे तो सेकंड उंगली को दबाने से इनका नाड़ियाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला नाड़ियाँ। ठीक है, तो उसी नाड़ियों के ऊपर ही पॉइंट देंगे। ठीक है, ठीक, पहले इस तरह से पाउडर लगाएंगे, और पाउडर लगाने के बाद ये जो नाड़ी है, इनको अपने अंगूठे से, ये जो अंगूठे की टिप है, इसी टिप से इस तरह से उंगली को रखेंगे, और जो नाड़ियाँ है उसी के ऊपर से दबाव देते हुए दूसरी उंगली के जो पहला जॉइंट है उसमें जाएंगे, 6 सेकंड दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड दबाने के बाद फिर बीच वाले जॉइंट के तरफ टिश्यू को ले जाएंगे, फिर 6 सेकंड दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर टिप्स में रबिंग करते हुए सेकंड उंगली के ऊपर जाएंगे और 6 सेकंड प्ले दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो पहले जॉइंट में 6 सेकंड, फिर सेकंड जॉइंट में 6 सेकंड, और थर्ड जॉइंट में 6 सेकंड, दोनों उंगली के फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट और थर्ड जॉइंट में 6 सेकंड दबाएंगे। तो ये 3 बार करेंगे। एक राउंड हो चुका है, ये सेकंड राउंड। फिर से रब करते हुए पहले जॉइंट में 6 सेकंड दबाना, सेकंड जॉइंट में 6 सेकंड दबाना, थर्ड जॉइंट में 6 सेकंड दबाना। ये सेकंड राउंड हुआ। फिर इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस रबिंग करते हुए टिश्यू को पुल करते हुए उंगली के साइड जाना है, और उंगली के साइड जाते हुए पहले जॉइंट में 6 सेकंड, दूसरे जॉइंट में 6 सेकंड और तीसरे जॉइंट में 6 सेकंड दबाना है। ठीक है, तो ये 3 बार हमने CNNS दिए हैं पेन। ये सेकंड उंगली का नाम है पेन। ठीक है, तो याद रखना। इनके बाद देंगे 22 फिंगर पेन। तो इस पॉइंट को ही हम लोग पेन बोलते हैं, जिनके 3 जॉइंट है। पहला जॉइंट रूट है, सेकंड जॉइंट मिडिल है, और तीसरा जॉइंट टिप्स है। तो ये तीनों जॉइंट ना, उनके 3 जगह में प्रेशर देना है, रबिंग करने, दबाना है। तो पहले सामने के साइड दबाते हुए मसलना है, फिर अंदर की क्रॉस में मसलना है, फिर अंदर की क्रॉस में मसलना है। ठीक है, तो दोनों उंगली के एक साथ। तो पहले सामने के साइड जॉइंट में उंगली को इस तरह से सेट करना,
और उंगली को इस तरह सेट करने के बाद उनको 20 बार मसलना है बाएं दाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर साइड में अपनी उंगली को इस तरह से रखना और मसलना 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और फिर इधर के साइड उंगली को रख करके मसलना है कितने बार? 20 बार इस तरह से। ठीक है, ये जो उंगली के एज है ना, इससे मसलना है जॉइंट के साइड वाले पार्ट को इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो पहले जॉइंट के पहले सामने को मसलना, फिर राइट क्रॉस करना, फिर लेफ्ट क्रॉस को 20-20 बार मसलना, फिर मिडिल जॉइंट को प्रेस करना, मसलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर मिडिल जॉइंट के साइड को क्रॉस को मसलना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर अंदर के क्रॉस को, ये साइड को मसलना इस तरह से उंगली को पकड़ कर, इसमें हाथ को क्रॉस कर लेना तो बराबर बनता है। ठीक है, अब 20 बार मसलना। 1 2 3 बाएं दाएं घुमाना, मुंह करना दबा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब सेकंड जॉइंट हो गया। अब तीसरा जॉइंट जो टिप्स है, जहाँ पर नाखून का जॉइंट है, नाखून का जो रूट है ना, वहीं पर तीसरा जॉइंट होते हैं, उनको इस तरह से पकड़ना और 20-20 बार बाएं दाएं मसलना दबा करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये फ्रंट में हो गया। अब क्रॉस में प्रेस करेंगे राइट साइड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर अपोजिट क्रॉस को करना साइड को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों जॉइंट को क्या किए हैं, तीनों जॉइंट के 3 डायरेक्शन है, पहले सामने, फिर क्रॉस, फिर अपोजिट क्रॉस, फिर मिडिल सामने, फिर राइट के साइड बाजू में, फिर लेफ्ट साइड बाजू में, फिर अपर साइड के जो टिप्स का फ्रंट, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस। ऐसे तीनों जॉइंट में तीनों डायरेक्शन में 20-20 बार हमने प्रेस किए। तो ये हो गया टॉप फिंगर। अब इनके बाद हमको 10 पेन देना है। अब 10 पेन देने के लिए मरीज के दोनों पैर को ऊपर उठा करके बटक के नीचे तकिया लगाना इस तरह से। ठीक है, तकिया लगा करके रखना। और इनके जो ग्रोइन है, ग्रोइन आपको बताया गया था, ये जो कमर के बाजू में जो हड्डी है, ये हड्डी पड़ता है, हड्डी के जस्ट नीचे आएंगे तो ये हड्डी खत्म होता है, एक खांचा आता है, वहीं खांचा पर अपने पैर को रख करके जो ग्रोइन है, जो सिलाई है, जो खांचा है, जब हम लोग बैठते हैं तो ये ग्रोइन है ना, एक क्रीज बनता है, पेंट का क्रीज हो चाहे कपड़े का क्रीज बनता है, इसी क्रीज में ही अपने पैर को इस तरह से सेट कर लेना है। मगर ध्यान रखना, ये जो कमर की बाजू की हड्डी है ना, वहाँ से जब आएंगे तो नीचे एक खांचा बनता है, वहीं पर अंगूठे को रख करके पेन के क्रीज के जो मार्किंग बने उसी के एज में अपने पैर को घुमा लेना इस तरह से। ठीक है, अब 6 सेकंड के लिए आपको 10 बार दबाना। ठीक है, अभी 6 सेकंड के लिए दबाना है, इस प्रकार से पहले सेट करना दोनों पैर। अब 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 पैर ऊपर नीचे 1-2 बार करने के बाद फिर से उसी जगह 6 बार। 1 2 3 4 5 6 फिर ऊपर उठा करके फिर उसी जगह पे 6 बार रखना। 1 2 3 4 5 6 फिर पैर को ऊपर नीचे करके उसी जगह पर 6 सेकंड के लिए दबाना। 1 2 3 4 5 6 फिर से पैर उठाना, फिर उसी जगह पर 6 बार 6 सेकंड के लिए रखना। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर उसी जगह पर पैर उठा करके 6 सेकंड के लिए दबाना। 1 2 3 4 5 6 फिर पैर उठा कर उसी जगह पर 6 सेकंड के लिए दबाना। 1 2 3 4 5 6 फिर पैर उठाना, फिर उसी जगह पर रखकर 6 सेकंड के लिए दबाना। 1 2 3 4 5 6 फिर 6 सेकंड के लिए ऊपर उठा करके दबाना। 1 2 3 4 5 6 फिर पैर को उठाना, 6 सेकंड के लिए उसी जगह पर रख करके दबाना। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार 10 राउंड आपको 6-6 सेकंड के लिए देना है। 6 सेकंड के लिए 10 बार दबाने से ये 10 पेन हो जाता है। ठीक है, तो ग्रोइन को 6 सेकंड के लिए दबाना, फिर उठाना, फिर दबाना, ऐसे 10 बार करने से 10 पेन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पेन 10 पेन जो दिए हैं वो पैंक्रियाज के एरिया में जो ये पेन का पॉइंट होता है हमारे, तो इस एरिया में प्राणवायु संवेदना का संचार करने के लिए, यहाँ पर ब्लड का सप्लाई बढ़ाने के लिए, यहाँ पर एनर्जी का सप्लाई बढ़ाने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है
इससे यहाँ पर जो पेंक्रियास है और पेंक्रियास के एरिया में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो पेंक्रियास के जो फंक्शन है कार्य है वो बढ़ जाए। जिससे पेंक्रियास के फंक्शन बढ़ेगा, तो पेंक्रियास के फंक्शन बढ़ेगा तो बीटा सेल भी बढ़िया काम करेगा, और बीटा सेल भी बढ़िया काम करेगा तो इंसुलिन सही मात्रा में बनाएगा, इसलिए ये पॉइंट दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग इस पॉइंट का अभ्यास करना। अभी मैंने एक राउंड दिया है, फिर इसी ट्रीटमेंट को फिर 1 मिनट गैप में रिपीट करना, फिर 1 मिनट की गैप में फिर तीनों पॉइंट को रिपीट करना। तो इस प्रकार इनको 3 बार रिपीट करना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूरोथेरेपी के इस प्रोग्राम में आज के जो विषय लेकर के आया हूं वो है कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला। हाँ दोस्तों, कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि कोल्ड का मतलब होता है कोल्ड जो होते हैं हमारे शरीर में जो कोल्ड स्टेसिया से होता है, जिसे हम लोग बैल बोलते हैं, और साथ में एक हार्मोन्स होते हैं, उस सीसी के हार्मोन हैं। ठीक है, तो कोल्सिस्टोकाइनिन हार्मोन और साथ में सिक्रेटिन हार्मोन दोनों के फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए कोल्ड फार्मूला दिया जाता है। तो ये जो दोनों हार्मोन का जो मुख्य काम होता है, हमारे गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेशन दे करके बाइल को ड्यूडिनम में रिलीज करवाने के लिए मैसेज देने का काम करता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जो ड्यूडिनम के एरिया में, सोलर प्लेक्सस के एरिया में जो एसिडिटी है, जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, उस एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को दूर करने के लिए ये फार्मूला दिया जाता है। जब सोलर प्लेक्सस में जब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बढ़ता है तो उस दौरान बीपी बढ़ जाते हैं, साथ में गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के दौरान डायफ्राम के आसपास सीने में दर्द होता है, एसिडिटी की वजह से सीने में जलन के साथ साथ एंजाइना पेन जैसे लक्षण आ जाते हैं, सीने में दर्द होना चालू हो जाते हैं, और साथ में खट्टी डकार आते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये फार्मूला मुख्य रूप से हाई बीपी को ठीक करने के लिए, पित्त कट्टी डकार को ठीक करने के लिए, साथ में गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने के लिए, सीने के जलन और सीने के दर्द को दूर करने के लिए, साथ में जिनको भी खुजली प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक ट्रबल की वजह से या पित्त बढ़ने की वजह से, तो ऐसे लोगों को ये ट्रीटमेंट देने से फायदा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये कोल्ड ट्रीटमेंट फार्मूला कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं फार्मूला बताना चाहूंगा कि कोल्ड ट्रीटमेंट के अंतर्गत मुख्य 3 पॉइंट देना है, केवल 3 पॉइंट देना है। तो सबसे पहले 10 मेडुला देना है। 10 मेडुला आप लोगों को मालूम होगा कि कान के पीछे की हड्डी के जस्ट नीचे गर्दन तक रबिंग करना है। ठीक है, इनके बाद हमको क्या करना है, 6 गैस आई देना है, 6 गैस आई, फिर इनके बाद 3 गॉल देना है। तो इस प्रकार तीनों पॉइंट मिलकर के कोल्ड ट्रीटमेंट बनता है, जिसमें 10 मेडुला, 6 गैस आई और 3 गॉल। तो आइए चलते हैं कि ये पॉइंट कैसे देना है। तो सबसे पहले मरीज को सीधा चेयर पे लिटाएंगे। चेयर पे लिटा करके उनके कान के पीछे जो हड्डी है वहां से गर्दन तक पाउडर लगाएंगे। कान के पीछे की हड्डी से जस्ट नीचे गर्दन तक इस तरह से पाउडर लगाएंगे, और पाउडर लगाने के बाद अपने दोनों अंगूठे हैं इसको इस तरह से सेट करना है। तो सबसे पहले 10 मेडुला देना है। तो जब भी मेडुला देंगे तो पहले लेफ्ट साइड देना, फिर राइट साइड तुरंत देना। तो मेडुला को हमेशा लेफ्ट साइड से पेशेंट के जो कान के पीछे से चालू करना, फिर राइट में देना। तो पहले पेशेंट के कान के पीछे पाउडर लगा करके जो मेडुला पॉइंट देना है वो कान के पीछे हड्डी के नीचे से नेक जॉइंट तक के रबिंग करना है 10 बार, यानी कि दोनों अंगूठे से 10-10 बार करना है। तो 10 मेडुला होगा। ठीक है, जनरली 20 बार हो जाता है। 10 बार इस अंगूठे में, 10 बार इस अंगूठे में, ऐसे करेंगे तो 20 बार रबिंग होता है। मगर ये 2 बराबर 1 होता है। कितने होता है? 2 बराबर 1 होने की वजह से इसे 1 मेडुला कहा जाता है। तो 2 बार रबिंग करने से 1 मेडुला होगा। तो 10 मेडुला देना है तो दोनों अंगूठे में 10-10 बार करेंगे तो 10 मेडुला हो जाता है। जैसे कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, दोनों अंगूठे में 10 बार किया। इनके बाद तुरंत ही राइट साइड में ये पॉइंट देना है, कान के पीछे की हड्डी के नीचे नेक जॉइंट तक के रबिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मेडुला हुआ। 10 मेडुला के बाद अभी तुरंत ही पेशेंट को नीचे लेटने के लिए बोलेंगे। लेटने का तरीका, पहले बैठाएंगे, फिर तुरंत ही करवट लेकर के सीधा लेटने के लिए बोलेंगे। ठीक है, सीधा पेशेंट को लिटाने के बाद पूरे शरीर रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। सीधा रिलैक्स करने के बाद तकिए के सिर के नीचे एक तकिया दे देंगे ताकि सिर रिलैक्स रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 6 गैस साइड। तो 6 गैस कहाँ पर देना है? घुटने और एंकल के बीच में जो 3 पॉइंट है जो पैरों में देना है। ठीक है, तो घुटने से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे तीसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे में टखना पड़ता है।
तो आप लोगों को बताया था कि गैस आई का जो पॉइंट होता है ये 3 बार में 3 पॉइंट होना है। तो 3 पॉइंट कैसे देना है, तो आइए देखते हैं कि अभी 6 गैस आई देना है। तो ये जो घुटना है, घुटने से 6 उंगली नीचे, घुटने से 6 उंगली नीचे यहाँ पर आएगा, फिर 6 उंगली नीचे यहाँ पर, फिर 6 उंगली नीचे यहाँ पर। तो ऐसे या ऐसे भी नाप सकते हो कि टखना है वहां से 6 उंगली ऊपर फर्स्ट पॉइंट, फिर 6 उंगली ऊपर, फिर सेकंड पॉइंट, फिर 6 उंगली नीचे 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट बना सकते हो। तो गैस आई के लिए पहले घुटने के नीचे 6 उंगली नीचे पहला पॉइंट देंगे। इसमें पैर पूरा रिलैक्स रखना, किसी भी प्रकार के पेशेंट को बोलना कि पैर खड़ी न रखते हुए पैर को इस तरह से लिटा लेना है। तो 6 बार तीनों पॉइंट में 6 राउंड करना है। सबसे पहले पैर को इस तरह से रखना और रखते हुए अपने पैर के तलवे से, एड़ी से अंदर के साइड मसल को पुल करना, खींचना, 6 सेकंड के लिए दबाना। फिर 6 सेकंड के बाद बीच वाले पॉइंट में 6 सेकंड दबाना। ध्यान देना जो पैर के एंकल है थोड़ा बाहर इस तरह से घुमा लेना। कई लोग ऐसे रखते हैं पैर को, ऐसा नहीं रखते हैं, थोड़ा ऐसे बाहर के साइड रखना है, ध्यान रखना। और अपने पूरे पंजे और एड़ी से मसल को अंदर तकिए के साइड दबाएंगे 6 सेकंड के लिए। फिर तीसरे पॉइंट में 6 सेकंड के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 6 राउंड करना है। 1 राउंड हो गया। फिर अप पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड, पैर सीधा रखना, पैर एकदम सीधा रखना, घुटना फोल्ड है, हाँ। मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, 2 राउंड हो गया। फिर अप पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड। मसल को अंदर तकिए के साइड पुल करना, खींचना, दबाना, पुश करना, ठीक है, 6 सेकंड। 3 राउंड हो गया। फिर अप पॉइंट में 6 सेकंड के लिए अंदर दबाना, मसल को दबाना, 6 सेकंड। फिर मिडिल पॉइंट में 6 सेकंड। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड। अब जब भी काउंटिंग करेंगे तो मन में गिनना 6 सेकंड। आपको मालूम है 6 सेकंड कैसे गिनना है, घड़ी का जो सेकंड का कांटा है वही सेकंड के अनुसार ही आपको अपने मन में काउंटिंग गिनना है। जैसे कि मैं गिन रहा हूँ मन ही मन, ठीक है। पहले आपको बताया था काउंटिंग करके, फिर अपने मन ही मन में काउंटिंग कर रहा हूँ। तो जितना भी तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट में 6 राउंड आपको करेंगे तो 6 गैस ही हो जाएगा। फिर डाउन पॉइंट, ठीक है, 4 राउंड हो गया। फिर 5वां राउंड 6 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 राउंड हो गया। फिर लास्ट राउंड 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार 6 राउंड देने से ये 6 गैस ही हो जाता है। इनके बाद तुरंत ही 3 गर्ल पॉइंट देना है। पैर को उठाएंगे थोड़ा और ये तकिया है दोनों जांघ के नीचे रख देंगे। और जो लेफ्ट साइड के जो जांघ है, लेफ्ट जांघ में ग्रोइन से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे तीसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे घुटना आ जाता है। तो ध्यान देना घुटने के ऊपर कभी भी पिच में नहीं देना। तो ये ऐसे भी कर सकते, घुटने के ऊपर 4 उंगली ऊपर पहला पॉइंट, 4 उंगली ऊपर दूसरा पॉइंट जो जांघ के बीचों बीच में आता है, यानी कि ग्रोइन और घुटने के बीचों बीच पॉइंट है। फिर 4 उंगली ऊपर तीसरा पॉइंट और 4 उंगली के बाद में फिर ग्रोइन आ जाता है। तो आपको ग्रोइन से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट बनाना और यहाँ पर पैर को इस तरह से रखना ऊपर ही ऊपर, और ऊपर रखते हुए ऊपर से केवल 6 सेकंड के लिए दबाना, 1 2 3 4 5 6। फिर बीच वाले पॉइंट में ऊपर रखना और ऊपर से दबाना, 1 2 3 4 5 6। फिर घुटने से 4 उंगली ऊपर लिए थे, तीसरा पॉइंट वहाँ पर लेना, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार ये 1 गाल होगा। 1 राउंड हुआ तो 1 गाल हो गया। ऐसे हमको 3 राउंड करना है। एक फिर अप वाले पॉइंट में 2 3 4 5 6। फिर मिडिल वाले पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन वाले पॉइंट में 6 सेकंड के लिए दबाएंगे, 1 2 3 4 5
6, ये 2 राउंड हो गया। फिर तीसरा राउंड अप वाले पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन वाले पॉइंट में 6 सेकंड, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार 3 राउंड देने से 3 गाल होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोर ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जिनके अंतर्गत पहले हमने 10 मेडुला दिया, फिर 6 गैस आई दिए, फिर 3 गाल दिया। तो आप लोगों को जैसे जैसे बताया गया है उसी प्रकार से आपको प्रेशर देना है, टाइम मैनेज करना है और सीक्वेंस को भी बराबर रखना है। कोई भी पॉइंट आगे पीछे नहीं करना है। पहले 10 मेडुला बोला है तो पहले 10 मेडुला ही देना है। फिर सेकंड पॉइंट में 6 गैस आई है तो 6 गैस आई ही देना है। फिर तीसरे पॉइंट में 3 गाल है तो 3 गाल ही देना है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि पहले 10 मेडुला दिया फिर 3 गाल दे दिया फिर 6 गैस आई दिया, ऐसे देने से फार्मूला गलत हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कई लोग 6 गैस आई पहले दे देंगे, 10 मेडुला बाद में देंगे, फिर 3 गाल बाद में देंगे। तो इस तरह से फार्मूला के जो पॉइंट है उनको आगे पीछे करने से उस फार्मूला का कोई मतलब नहीं है और जो रिजल्ट आप लोगों को चाहिए वो भी ठीक से नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो जिस सीक्वेंस में जो पॉइंट है उसी सीक्वेंस में आप लोगों को पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है और सीक्वेंस के साथ साथ वो जो पॉइंट जब प्रेस करते हैं तो उस प्रेशर देने का जो समय है वो भी एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जितना एक्यूरेट टाइम रहेगा 6 सेकंड यानी 6 सेकंड जो पॉइंट है वो आप प्रॉपर दबा के रखेंगे तो रिजल्ट और ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो वजन जो देना है वो वजन कितना होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 किलो का वजन कम से कम होना ही चाहिए। जैसे मेरा वजन है, मान लीजिए मेरा वजन 55 से 60 किलो है तो मैंने कम से कम पेशेंट के ऊपर जो प्रेशर दिया था वो कम से कम 10 से 15 किलो के आसपास मैंने रखने से भी उनके शरीर का जो पॉइंट है वो प्रॉपर दबेगा। कई लोग 50 किलो का वजन है तो पूरे 50 किलो भी पूरा चढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग 10 से 15 किलो वजन भी देंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा और आप लोग 40 किलो 50 किलो वजन भी रखेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो ज्यादा वजन देने से हो सकता है कि वहाँ की मसल्स में तनाव या दर्द हो सकता है, इसलिए ज्यादा झटके से प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर जब भी देंगे आराम से देंगे और वजन को मेंटेन करेंगे, ट्रीटमेंट के जो सीक्वेंस है वो मेंटेन करेंगे और प्रेशर का जो रिदम है टाइमिंग वो भी मेंटेन करने से फार्मूला जो है वो सही रूप से उचित रूप से होगा और पेशेंट को रिजल्ट जो आएगा वो अच्छे तरह से मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने ट्रीटमेंट को फार्मूला को मैनेज करना और पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो आगे और फार्मूला के लिए लाते रहेंगे, उनसे आप लोग ध्यान से देखते रहना। अभी का जो फार्मूला बताए हैं उनको आप कम से कम 10 बार अभ्यास कीजिए। एक बार फार्मूला बताने पर उस फार्मूला को 10 बार देने से वो फार्मूला आपके दिमाग में भी छप जाएगा, आपको फार्मूला भी याद आ जाएगा और दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो फार्मूला है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में घुसता जाएगा, याद आता रहेगा, ठीक है। जितना रटने के बजाय फार्मूला देने से ही बेटर है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में मैं अनूप कुमार प्रजापति आप लोगों के लिए आज का जो विषय लेकर के आया हूँ वह है न्यूरोथेरेपी फार्मूला। और न्यूरोथेरेपी फार्मूला में आज हम सीखेंगे वो है न्यू जीन्स फार्मूला। हाँ दोस्तों, न्यू जीन्स फार्मूला जो बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है और नाम से ही पता चल रहा है न्यू जीन्स का मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए या जेनेटिक गड़बड़ी के कारण आई हुई बीमारियों के लिए सहायता या लाभदायक जो फार्मूला है वो है न्यू जीन्स फार्मूला। तो इनके लिए हम लोग अभी ये पॉइंट सीखेंगे कि इस पॉइंट में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो हमारे शरीर में जेनेटिक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। तो सबसे पहले अभी इस फार्मूला में जो जो पॉइंट है उनका नाम बताना चाहूँगा कि इस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग देंगे जो है वो 8 पेन है, 8 पेन, ठीक है। फिर 6WD देंगे, फिर उनके बाद 8 चेस्ट ओनली देंगे, फिर 20 राउंड एरो देंगे। तो ये चारों पॉइंट मिल करके न्यू जीन्स फार्मूला कहलाता है। 8 पेन, 6WD, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। और ये फार्मूला उन सभी बच्चों को देना है जिनके गर्भ में उत्पत्ति के दौरान जीन्स की गड़बड़ी रहा होगा और उनके गर्भ के दौरान ही वो जब डिलीवरी होता है तो उसके दौरान फिर बहुत सारी बीमारियां आ जाते हैं, जैसे मंद बुद्धि या मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड के रूप में आ जाते हैं या सेरिब्रल पैल्सी के रूप में आ जाते हैं,
या कई अन्य हाइपोक्सिक या इस्केमिक कंडीशन या ब्लड के सर्कुलेशन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चे में डिफिकल्टी आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को देना, या उन बच्चों को देना जिनको नाभि के नीचे हमेशा दर्द रहता है, नाभि के नीचे में दर्द रहता है, और ये बच्चे तो बताएंगे नहीं कि उनके नाभि के नीचे में दर्द है, तो उस कंडीशन में उनकी मम्मी का डायग्नोस्टिक पॉइंट चेक करना, और उनकी मम्मी के डायग्नोस्टिक पॉइंट में क्या क्या चेक करना, एक तो WD चेक करना, और राइट पार्खू और लेफ्ट पार्खू का यानी कि फॉलिक और विटामिन B12 का पॉइंट चेक करना। अगर WD, विटामिन फॉलिक एसिड और B12 के पॉइंट में अगर दर्द है तो ये आप समझ जाना कि जो बच्चे की माँ है तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनको विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी रही है, और साथ में WD के नीचे दर्द हमेशा बना रहता था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के पहले भी। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो जन्म लिए हैं तो उन बच्चे के भी जो डेवलप हुआ है वो जेनेटिक प्रॉब्लम विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी के कारण हुआ है। तो ऐसे बच्चे को आप लोग न्यूजीन फार्मूला देंगे तो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स गड़बड़ हुआ है वो सब ठीक होना चालू हो जाएगा। तो आइए चलते हैं कि ये फार्मूला कैसे देना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फार्मूला किनको देना है, जीन्स की गड़बड़ी से आए हुए बच्चे या जेनेटिक बीमारियों में, और जिन बच्चों के फॉलिक B12 और WD में दर्द हो तो ऐसे बच्चों को न्यूजीन फार्मूला कंपलसरी देना है ताकि रिजल्ट और अच्छे से आए। तो आइए चलते हैं कि ये फार्मूला कैसे देना है। तो सबसे पहले पेशेंट को सीधा लिटाएंगे, और सीधा लिटाने के बाद सबसे पहले 8 पेन देंगे, ठीक है। तो 8 पेन देने के लिए आपको मालूम है कि कैसे देना है, 8 पेन कैसे देना है। तो सबसे पहले 8 पेन आपको बताया गया, एक बार नहीं 50 बार बता चुके हैं कि ये जो हमारा जो ग्रोइन होते हैं ना, ग्रोइन में आपको कमर के साइड में जो पेल्विक बोन के एज होता है वहाँ से नीचे आएंगे तो एक नीचे खांचे पड़ते, खांचे जहाँ पर आते हैं वहाँ पर अंगूठे को रख करके जो पैर का जो एंगल है दोनों ग्रोइन के ऊपर एक बराबर दोनों पैर में बैलेंस रखते हुए 6 सेकंड के लिए खड़ा होना। ऐसे 8 बार आपको 6 सेकंड के लिए देना है, एक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। फिर दोनों पैर वहीं से उठा करके फिर तुरंत वहीं रखना है, 1 2 3 4 5 6। फिर वहीं पर से उठा करके फिर वहीं पर रखना है, 1 2 3 4 5 6। फिर तुरंत उठा करके वहीं पर रखना है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे 8 बार करना है, 1, ठीक है ना, उठा करके वहीं पर रखना, 1 2 3 4 5 6। फिर पैर उठा करके वहीं रखना, 1 2 3 4 5 6। फिर वहीं से उठा करके वहीं पर रखना, 6 सेकंड दबाना, 1 2 3 4 5 6। और ये 8वां पॉइंट वहीं पर उठा करके वहीं पर रखना, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे 8 राउंड 6 सेकंड के लिए दोनों ग्रोइन में एक बराबर वजन से दबाना, ये 8 पेन कहलाता है। इनके बाद 6WD देना है। 6WD फार्मूला में 6WD है। WD के लिए जो पेशेंट का जो सिर के ऊपर और शोल्डर के जस्ट नीचे है ना, एज पे तकिया का एज रखना, कंधे के नीचे, और दोनों हाथ को ऊपर रखना, और ध्यान देना दोनों तकिया के एज है आपस में मिला कर रखना, ऊपर सिर के ऊपर दोनों सिर के जो बीचों बीच एंगल में दोनों तकिया के एज आएगा, और नीचे के एज है कंधे के जस्ट नीचे आएगा। दोनों जो हाथ है तकिया के बीचों बीच रखना, तकिया के बीचे बीच, और ध्यान देना जो कोहनी है कान के लेवल से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना। ये आपको इस डायरेक्शन में WD का पॉइंट जमाना है। और चेयर को कैसे रखेंगे, चेयर को दोनों हाथ के एंगल में रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो जिस एंगल में हाथ है उसी एंगल में तकिया को जमाना है, इस एंगल में, ठीक है। ध्यान देना है दोनों साइड। अब आपको मालूम है कि ये WD का ये अप पॉइंट है, कोहनी से 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे तीसरा पॉइंट। इसी प्रकार दोनों हाथ में है, 4 उंगली नीचे पहला पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे दूसरा पॉइंट, फिर 4 उंगली नीचे तीसरा पॉइंट। तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट अप होता है, बीच वाला पॉइंट मिडिल होता है, न्यूट्रल, और नीचे वाला जो डाउन पॉइंट है। तो इस प्रकार से तीनों पॉइंट में हमको 6 सेकंड के लिए 6 राउंड दबाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये WD का पहला पॉइंट अप पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है WD का, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर डाउन पॉइंट में 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6। फिर इसी प्रकार अप पॉइंट में 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6। फिर मिडिल पॉइंट में 1 2 3 4 5 6। फिर डाउन पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, ये 2 राउंड हो गया। इसी प्रकार 6 राउंड करने हैं, 6 सेकंड। आप मिडिल डाउन में दबाना है, 1 2 3 4
5 6, फिर मिडिल पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर अप पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पॉइंट में 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन पॉइंट में 1 2 3 4 5 6। ये 4 राउंड हो गया है, ये 5वां राउंड। 1 2 3 4 5 6, मिडिल 1 2 3 4 5 6, डाउन पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और ये लास्ट 6वां पॉइंट, 6वां राउंड। 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और ये डाउन पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार 6 राउंड आप मिडिल डाउन में देने से ये 6WD हो जाता है। उसके बाद तुरंत ही 8 चेस्ट ओनली देना है। 8 चेस्ट ओनली देने के लिए दोनों हाथ को इस प्रकार से रखना है, दोनों आर्म को कंधे के समांतर और कोहनी को फोल्ड करके ऊपर 90 डिग्री में रखना है। और पॉइंट देंगे तो वन साइड का जो कपड़ा है इस तरह से आप अपने पैर से दबा देंगे तो ट्रीटमेंट देते समय ये जो पैर ऊपर, ये जो कपड़ा ऊपर नहीं जाएगा। तो ध्यान देना, 8 बार देना है तो 12 बार लेफ्ट साइड में, फिर 12 बार राइट साइड में, फिर 12 बार लेफ्ट साइड में, फिर 12 बार राइट साइड में चेस्ट को रबिंग करना है। जो 3 बराबर 1 होता है, एक चेस्ट ओनली बराबर, एक चेस्ट ओनली का मतलब 3 बराबर 1 है। अगर 8 चेस्ट ओनली बोला गया है तो 24 बार रबिंग करना है, मगर 24 बार एक बार में ना करके 12 बार करके 2 बार राउंड में कंप्लीट करना है। इसके लिए आप शोल्डर है उनको 12 बार पहले रबिंग करेंगे, चेस्ट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर राइट साइड गर्दन घुमा लेंगे अपोजिट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गर्दन अपोजिट साइड घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार 12 बार लेफ्ट, फिर राइट में 12 बार, फिर लेफ्ट में 12, फिर राइट में 12 बार देने से ये 8 चेस्ट ओनली हो जाता है। इसके बाद 8 चेस्ट ओनली के बाद 8 चेस्ट ओनली के बाद तुरंत ही पेशेंट को उल्टा होने के लिए बोलेंगे, उल्टा हो जाएंगे, और उल्टा होने के बाद इनके चेस्ट के नीचे 1.5 तकिया लगाएंगे। इस तरह से 1.5 तकिया लगाने के बाद चेस्ट को सपोर्ट देने के लिए रखेंगे। दोनों हाथ का कहाँ रखेंगे, जो दोनों एज है ना वहाँ पर उनका कलाई आना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब राउंड एरो देना है 20 राउंड एरो। तो आपको बताया गया 20 राउंड एरो कैसे देना है। अब आपको जो पेल्विक बोन है उनके एज पे आपको अंगूठा इस तरह से रखेंगे, और राइट साइड का जो स्पाइन है ना उनके राइट साइड के मसल को नीचे उतारेंगे, और लेफ्ट साइड को नीचे आने के बाद जो मसल्स उनको अपोजिट साइड यू शेप में घुमा लेंगे और नीचे के मसल को ऊपर ले जाएंगे। तो ये अपने अंगूठे के ये एज से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको राइट साइड के जो मसल से स्पाइन के राइट साइड के मसल को नीचे उतारना, और नीचे आने के बाद यू शेप में घुमाने के बाद नीचे के मसल को ऊपर ले जाना, और ऊपर ले जाने के बाद वो अंगूठा उठा करके फिर जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से चालू करेंगे। तो इस प्रकार 20 बार राउंड एरो देना है। तो इस प्रकार जो न्यू जीन्स फार्मूला है जिसमें 8 पेन 6WD 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो देने से कंप्लीट होता है। और ये फार्मूला उन लोगों को देना है जिनकी गड़बड़ियों से जेनेटिक प्रॉब्लम आया है, जेनेटिक डिसऑर्डर है या जीन्स की बीमारियों से कोई ग्रसित है, तो ऐसे बच्चों को ये या कोई व्यक्ति को ट्रीटमेंट देना है, रोगी को ट्रीटमेंट देना है। और साथ में WD के नीचे दर्द हो तो उस दर्द को निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत ही रामबाण ट्रीटमेंट है। साथ में विटामिन B12 फॉलिक एसिड की कमी से आई हुई बीमारी को भी ये फार्मूला ठीक करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे और इनका अभ्यास करेंगे। अभी के लिए बस इतने ही। धन्यवाद, नमस्कार।